अच्छा चलो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक स्टेट ट्रांजिशन क्वेश्चन और इसमें एक टेबल आपको दे देता है या वो क्या करता है वो आपको टेबल बनाया दे देता है और उस टेबल को देख के आपने क्या करनी होती है एक डायग्राम बनानी होती है। एक तो केस ये दे सकता है या दूसरा केस वो ये दे सकता है कि वो डायग्राम आपको बना के दे देगा और टेबल आपने ना फिल करना होगा। और टेबल को किस तरह फिल करना है बहुत बच्चों वाली चीज़ है, वो मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। अच्छा ये ना हमारे पास यहाँ पे टेबल आ रहा है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का। अब वो कह रहे हैं कंप्लीटली टेक टेबल विद द रेफरेंस टू द डायग्राम। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ द ट्रांजिशन दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। तो ये जो आपके पास S1 S2 S3 ये है ना, ये आपके पास स्टेट्स हैं। तो कौन सी ट्रांजिशन है जो डिफरेंट स्टेट में रिजल्ट करती है? S1 S2 पे जाता है तो ये भी आपके पास S1 तो डेफिनेटली होता है डिफरेंट पे जा रहा है तो ये एक स्टेट होगी। इसमें यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए पहले S1 एंड देन S2 भी डिफरेंट स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। और S3 से हम कहीं खास जा नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में 2 स्टेट्स यहाँ पे ऐसी हैं जो कि आपको क्या कर रही हैं डिफरेंट स्टेट पे ना लेकर जा रही हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और कहीं हम जा रहे हैं यहाँ पे S1 से हम S2 जा रहे हैं, S2 से हम जा रहे हैं S3 और नंबर ऑफ द ट्रांजिशन दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। अच्छा इसको भी तो आप कह सकते हो कि अगर आप यहाँ पे S1 से डायरेक्ट आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ से भी आप S3 पर जा सकते हो। तो ये भी आप इसको डिफरेंट स्टेट वैसे कह सकते हो। एक आपके पास S1 से S2 होगी एंड देन आपके पास ये होगी। जो आपके पास सेम स्टेट होती है ना, सेम स्टेट आपके पास होता है लूप वाला। लूप वाले को आपने काउंट नहीं करना, बाकी सारी आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं। S1 से S2 जा रहे हो डिफरेंट स्टेट है, S2 से S3 जा रहे हो डिफरेंट स्टेट है, S1 से S3 जा रहे हो डिफरेंट स्टेट है। अपने ऊपर वापस नहीं जा रहे, अगर अपने ऊपर वापस नहीं जा रहे तो दैट्स डिफरेंट स्टेट। तो 3 बन गए हमारे पास 1 2 3। सेल्फ लूप को काउंट नहीं करना। द नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन विद द एसोसिएटेड आउटपुट, जिनकी आउटपुट्स आ रही हैं। आउटपुट से क्या मुराद है? अब यहाँ पे एक आपके पास इनपुट आती है, एक आपके पास आउटपुट आती है। यहाँ पे कहते हैं लो लेवल डिटेक्टेड, वो कहते हैं लो लेवल की डिटेक्शन हो रही है। तो लो लेवल अगर डिटेक्शन हो रही है इनपुट में, अगर लो लेवल आ रहा है तो आप आउटपुट में क्या कर दो, एक्टिवेट कर दो पंप को। तो अगर आपको लो लेवल मिलता है तो आपने पंप को एक्टिवेट कर देना। तो ये जो डैश के बाद वाली चीज़ें आउटपुट होती है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1 आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट नहीं है, यहाँ पे 2 आउटपुट, तो 2 आउटपुट्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन विद द एसोसिएटेड आउटपुट्स हुए हैं। द लेबल दैट शुड रिप्लेस एक्स, लेबल दैट शुड रिप्लेस एस, कौन से लेबल को एक्स को रिप्लेस करना चाहिए? अब ये वाला जो होता है ना, ये आपके पास होता है इनिशियल स्टेट होती है, स्टार्ट स्टेट होती है। तो एक्स को आप कह सकते हो स्टार्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो ये होती है ना, बाय द वे, ये जो आपके पास ये आ रहा है S3 आ रहा है, ये आपके पास ना फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। तो मैं इसको बता सकता हूँ, ये जो है ये आपके पास होती है फाइनल स्टेट, या आप इसको कह लो ये आपके पास है एक्सेप्ट स्टेट है, ठीक है। ये आपके पास एक्सेप्ट स्टेट है। और ये वाली जो आपके पास स्टेट है ना, ये आपके पास है स्टार्ट स्टेट है। अब यहाँ पे किस तरह डेटा आ सकता है? आपके पास आ सकता है S1 से लो लेवल डिटेक्टेड, फिर आपके पास S2 चलता रहेगा, यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। फिर आपके पास अगर ये S3 पर आ गया तो वो चल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है वो S3 पर जा रही है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो कहीं और भी जा रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। मतलब अगर लेट्स सपोज आपके पास लो लेवल डिटेक्टेड आता है ना और वो यहाँ पर आके रुक जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इसके साथ आपके पास डबल साइन नहीं लगा हुआ। लेकिन ये ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल ए लेवल्स में किसी ने इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। ये आगे जाके आ जाती है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अभी इसका जो है ना, इसका मैं अलहदा से अभी यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ रहा हूँ, इसको आप कहते हो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कहते हो। और इसका इस पूरी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का जो ए लेवल्स के अंदर 20 मिनट का या 10 मिनट का लेक्चर होता है ना, वो पूरा वहाँ पे 4 महीने का कोर्स है और बहुत ही बड़ा कोर्स है। आई डू नॉट रिकमेंड दैट, बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो कह रहे थे फाइनल ऑफ द हॉल्टिंग स्टेट। तो फाइनल ऑफ द हॉल्टिंग स्टेट क्या है? S3 है। तो यहाँ पर आपके पास ना ये आ जाएगी S3। ये चीज़ जाके आप लोगों को कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करने वाली है। स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी तो बहुत आसान है, ठीक है, अभी कोई भी मसला नहीं आ रहा। ये मुफ्त के नंबर है ए लेवल्स के अंदर। अच्छा अब यहाँ पे ना नीचे भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। वो कह रहे थे करंट स्टेट इज S1 द फॉलोइंग इनपुट्स आकर लो लेवल डिटेक्टेड, लो लेवल डिटेक्टेड, लो लेवल 4 दफ़ा हो रहा है। वो कह रहा है नंबर ऑफ द आउटपुट्स बताओ एंड देन करंट स्टेट बताओ। अगर आप S1 पे हो, ठीक है, S1 के बाद आपके पास 4 दफ़ा लो लेवल डिटेक्टेड आता है, तो आप किस तरह यहाँ पे मूव करोगे? देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास एक लो लेवल डिटेक्टेड है तो आप यहाँ पे चले गए, S2 पर आ गए। करंट स्टेट अभी आपके पास फिलहाल S2 है। अब आपने दोबारा लो लेवल स्टेट जाना है, क्या आप यहाँ पे जा सकते हो?
नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल लेवल आ रहा है। तो अगर लो लेवल के बाद आप नॉर्मल लेवल पे चले गए तो वो आपके पास सीक्वेंस ख़राब हो गया, ये जो लो लेवल लो लेवल लो लेवल लो लेवल। तो इसकी जगह आपने क्या करना है, आपने एक लो लेवल यहाँ से लेना है। अब 3 लो लेवल रह गए हैं, तो वो आप इस लूप से पूरा कर लो। एक दफ़ा लूप चलाओ, दूसरी दफ़ा लूप चलाओ, तीसरी दफ़ा लूप चलाओ, ये आप कितनी दफ़ा भी चला सकते हो। तो जब आप एक दफ़ा ये चलोगे, 3 दफ़ा ये लूप चलाओगे, आपके पास 4 लो लेवल कंप्लीट हो गए। और आपकी करंट स्टेट जहाँ पर आप लैंड करें वो क्या है, S2 ही है। तो करंट स्टेट आपकी S2 है, मतलब ये जो आपने इनपुट अब दी है ये एक्सेप्टेड इनपुट है, रिजेक्टेड इनपुट है, बिकॉज ये S3 पे लैंड ही नहीं करी। तो यहाँ पे आपके पास करंट जो स्टेट आ जाएगी वो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट्स वैसे क्या आएंगी, नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके पास एक ही आएगी, एक्टिवेट पम्प। इसके साथ कोई आउटपुट है ही नहीं, तो एक दफ़ा जब आप यहाँ से गुजरोगे तो आपके पास आएगा एक आउटपुट। तो नंबर ऑफ आउटपुट इज़ 1 एंड देन करंट स्टेट इज़ S2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आई है सबको कि ये किस तरह करना है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो तो बताओ, जल्दी से बताओ। अलीना, मुस्तफ़ा। नंबर ऑफ ट्रांजिशन एसोसिएटेड आउटपुट्स, ये ज़रा फिर से समझा। अच्छा मैं समझाता हूँ। ये जो ए पार्ट था जी, एक सेकंड। अच्छा, इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि ये वाला कह रहे हो ना निहाल, ये लो डिटेक्टेड वाला या इससे ऊपर वाला? इससे ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्रांजिशन दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। ट्रांजिशन आपके पास होती है, ये जो एरोज लगे हैं ना, एरोज आपकी ट्रांजिशन होती हैं। इनको आप कह सकते हो ये आपकी ना एरोज आपकी ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन होता है मूवमेंट। तो वो कह रहे हैं कौन कौन सी ट्रांजिशन है दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। तो अगर आप S1 पे खड़े हो और अगर आप इस एरो से जाते हो तो आपके पास S2 आ जाता है। तो क्या ये एक ट्रांजिशन होगी जो आपको डिफरेंट स्टेट पर लेकर जा रही है? हो रही है, येस होगी, तो आपने 1 लिख दिया। अब आप अगर S1 पे हो, S1 से आप इस एरो से S3 पे जाते हो, तो पहले आप S1 से अब आप डिफरेंट स्टेट पर आ गए। तो ये एक ऐसी ट्रांजिशन है जो आपको डिफरेंट स्टेट पर लेकर जा रही है। तो आपकी कितनी ट्रांजिशन होगी अभी तक? 2 होगी। फिर अगर आप S2 पर हो, पहले आप S1 से S2 पर आए थे, इसको हमने काउंट कर लिया। S2 से अगर आप दोबारा यहाँ पर जाते हो तो अब आप S3 पर आ जाओगे। पहले आप S2 पे थे, अब S3 पे आ गए, डिफरेंट ट्रांजिशन पे आ गए। तो कितनी ट्रांजिशन होगी दैट लीड्स टू अ डिफरेंट स्टेट? 3 होगी। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने सारे के सारे एरोस को काउंट करना होता है एक्सेप्ट दी लूप वाले एरोस। लूप वाले एरोस की बजाय आपने सब काउंट करना है, बिकॉज जो लूप वाले एरोस है ना वो आपको डिफरेंट स्टेट पे नहीं लेकर जा रहे, वो आपको सेम स्टेट पे लेकर जा रही है। जो S2 है, S2 आपको बार बार S2 पे लेकर चला जाएगा। ठीक है, ये मसला हो रहा है यहाँ पे, समझ आई? जी सर, आगे सर सेकंड वाला बताओ। अच्छा, सेकंड वाले में वो कह रहे हैं नंबर ऑफ द ट्रांजिशन विद द एसोसिएटेड आउटपुट्स। तो एसोसिएटेड आउटपुट्स हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ये आ रही है। अच्छा, ये जो होती है ना आपके पास पहला वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास होता है इनपुट, और जो डैश के बाद आपके पास दूसरा वाला पार्ट होता है वो होता है आउटपुट। मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे देखो इनपुट आ रही है, आउटपुट भी आ रहा है, आउटपुट एक होगी। और यहाँ पे देखो नॉर्मल लेवल डिटेक्टेड इनपुट है, डैश के बाद आउटपुट आती है, तो डीएक्टिवेट पम्प, ये भी आउटपुट है, तो 2 आउटपुट होगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं आ रहा, लो लेवल डिटेक्टेड भी खाली आ रहा है, डैश भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, नॉर्मल लेवल डिटेक्टेड डैश भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आउटपुट्स खाली 2 होंगी। ठीक है, तो इस तरह हमने किया, समझ आइए? जी सर, थैंक यू। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अब उन्होंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताएंगी। ये अपना बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं इसको गो थ्रू एक दफ़ा कर दूँगा क्योंकि ये ना हो कि मार्क्स ही नहीं पे कट जाए। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप टू हेल्प मैनेज लोन्स इन अ लाइब्रेरी। तो लोन्स मैनेज करने के लिए आप लाइब्रेरी के अंदर एक वो बना रहे हो, सिस्टम बना रहे हो। अब वो कह रहा है स्टेट 3 आइटम्स ऑफ द डाटा दैट मस्ट बी स्टोर फॉर ईच लोन। ईच लोन के अंदर आपने क्या क्या स्टोर करना होता है? आपने यूज़र की आईडी नेम स्टोर करनी होती है, या यूज़र का नेम स्टोर करना होगा, यूज़र आईडी आई थिंक बेहतर कर दो, या लोन आईडी आपके पास हो सकती है, यूज़र नेम हो सकता है, यूज़र की वो हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो आप यहाँ पे कह दो यूज़र नेम स्टोर करना ज़रूरी है हर लोन का। एंड देन लोन डेट, लोन की डेट भी स्टोर करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल जेनेरिक है, इसके अंदर कुछ चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोन डेट है। फिर आपको जाहिर सी बात है किस बुक का लोन है, बुक टाइटल, उस बुक का टाइटल भी तो हो जिसका आपने लोन यहाँ पे दिया है। तो ये चीज़ें आपके, और अगर आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हैं। स्टेट 1 आइटम ऑफ द डाटा दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द लाइब्रेरी सिस्टम बट डज नॉट नीड टू बी स्टोर्ड फॉर ईच लोन। एक आइटम ऑफ डाटा जो कि लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर होती है बट ज़रूरी नहीं है, तो इसमें आपके पास हो सकती है। अच्छा, इसमें ना ऊपर वाला जो यहाँ पे है ना ऑप्शन, इसमें आप यूज़र नेम की जगह ना आप कर लो यूज़र आईडी, क्योंकि मुझे लग रहा है यूज़र नेम जो है वो नीचे यूज़ हो सकता है। लोन डेट फेयर इनफ। एंड देन बुक टाइटल की जगह भी पता करो, बुक आईडी कर लो, बुक आईडी बेहतर होती है क्योंकि बुक टाइटल सेम हो सकता है।
हमने बुक आईडी करनी है। देखो आपके पास, आप किसी लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पे दो तरह की आपके पास सेम बुक्स होती थी। वहाँ पे हो सकती है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, दो तरह की बुक्स पढ़ी हो सकती हैं ऐसी सेम नाम के साथ। लेकिन आपको क्या पता कौन सी स्पेसिफिक बुक थी जो कि आपने लोन पे दी है, तो उसकी तो आईडी से पता चलेगी, बिकॉज आईडी हर बुक की डिफरेंट होती है, नाम सेम हो सकता है। तो इस हिसाब से हम इसको करते हैं। अब वो कह रहे हैं स्टेट वन आइटम ऑफ द डाटा दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द लाइब्रेरी सिस्टम बट डज नॉट नीड टू बी स्टोर फॉर ईच लोन। मतलब लोन के लिए स्टोर होना ज़रूरी नहीं है। क्या आपको यूज़र का नाम चाहिए? नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक यूज़र का नाम चाहिए। यूज़र का नाम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यूज़र के नाम से आपको गर्ज नहीं है। यूज़र जो मर्जी आए आपके पास कोई फीमेल आ रहा है, आपके पास कोई मेल आ रहा है, आपके पास कोई अली नाम का यूज़र आ रहा है, जुबैर नाम का यूज़र आ रहा है, आपने बस यूज़र आईडी देखनी है। आपने देखना है कि ये वाला जो यूज़र आईडी वाला बंदा है क्या इसने मुझे दिया कि नहीं है। आप अगर नामों से अगर आप देखने लग जाओ तो आपके पास अपने सेम यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास 10 बच्चे होंगे जिनका नाम जुबैर होगा। तो अगर मैं लोन लेकर गया हूँ तो वो जो बेचारे 10 बच्चे हैं जिनका नाम मेरे जैसा, वो भी बेचारे फंस जाएंगे और उनको भी फिर जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये मसला होता है। तो यूज़र नेम आपको ज़रूरत नहीं है, आप यूज़र आईडी यूज़ करो। तो यहाँ पर जो यूज़र नेम है उसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़र की डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। यूज़र के एड्रेस की ज़रूरत है? नहीं। यूज़र के फ़ोन नंबर की ज़रूरत है? नहीं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरत हैं। बुक टाइटल हो गया, ये भी ज़रूरत है। लेंथ ऑफ द बुक, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें यू कैन नॉट, ज़रूरत नहीं है आपको यूज़ करने की। बाकी इसकी ना मार्किंग सी भी मैं चेक करूँगा, वो भी आई रिकमेंड गो थ्रू करूँ उनको, ताकि और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हो। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहे हैं वन ऑपरेशन दैट, एक मिनट पेस्ट कर। अच्छा, यहाँ पे हमें कह रहे हैं वन ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट्स द डेटा स्टोर फॉर ईच लोन वुड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ऑल ओवरड्यू बुक्स। वो कह रहे हैं एक ऑपरेशन बताओ जो कि डेटा स्टोर मैनिपुलेट करेगा हर लोन के लिए, और वो एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा ऑफ एवरी ओवरड्यू बुक। तो इसमें अगर हमने कोई ऑपरेशन बताना, कोडिंग टाइप ऑपरेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो सकता है हमने वुड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ऑल दी ओवरड्यू बुक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसीजर का नाम हो सकता है रिटर्न बुक्स। रिटर्न बुक्स प्रोसीजर हो सकता है। आपके पास हो सकता है क्रिएट लोन के नाम से आप एक प्रोसीजर बना लो यहाँ पे, या ऑपरेशन बना लो जो ऑपरेशन करेगा। व्यू लोन हिस्ट्री कर लो आप। तो यहाँ पे आपके पास 1 लिख लो, 2 लिख लो, व्यू लोन हिस्ट्री। आपने जो लोन का डेटा है उसके साथ प्ले करना है और उसके साथ ऐसे ऑपरेशन बताने हैं जो प्रोड्यूस करेगा लिस्ट ऑफ ऑल दी ओवरड्यू बुक्स। तो आप रिटर्न बुक्स को देख लो, कितनी बुक्स रिटर्न होने वाली हैं। लोन हिस्ट्री देख लो, जिसकी लोन हिस्ट्री डिफ़ॉल्ट में जा रही है उसका मतलब उसकी आपने ना वहाँ से उससे लेनी है बुक। क्रिएट लोन से ये होगा कि आप देख लो कितने लोन्स क्रिएटेड हुए हैं, तो आपको पता लग जाए कौन सी ओवरड्यू बुक्स आ रही हैं। तो इस तरह करके आप कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मेक सेंस करना चाहिए, सेंस बनानी चाहिए। सेंस अगर नहीं बनानी तो मसला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल हो तो पूछो। अच्छा, इसके बाद ना अब हमारे पास यहाँ पे एक और यहाँ पे आता है, ये ADT आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आती है। अब इसमें देखो ये वो कह रहा है कि ये कौन सी, आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ द ADT। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास इस तरह के कुछ शक्ल ऐसी बन रही हो ना, यू कैन नॉट मिस दिस, यू विल रिकॉग्नाइज दिस फेस वंस यू हैव सीन इट। तो अगर आपके पास एरोज आ रहे हो, इस तरह की शक्ल बन रही हो, डब्बे बन रहे हो बीच में, वो आपके पास क्या होती है, लिंक लिस्ट होती है। आंखें बंद करके आपने लिखना है कि इट्स अ लिंक्ड लिस्ट, बिकॉज ये लिंक्ड है और एक लिस्ट है। अब वो कह रहा है गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द आइटम लेबल्ड ए इन द डायग्राम। तो ये जो ए है ना, ए आपके पास होता है स्टार्ट पॉइंटर होता है, हेड पॉइंटर होता है। हेड पॉइंटर आप आगे जाके कहोगे, अभी ए लेवल्स में आप स्टार्ट पॉइंटर कहते हो। तो यहाँ पे ए आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको आप कहोगे स्टार्ट पॉइंटर। ये सारे आपके पास पॉइंटर्स आ रहे हैं और ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अब वो कह रहा है गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द आइटम लेबल बी इन द डायग्राम। बी आपके पास कहाँ पे गया? बी मेरे ख्याल में लास्ट में आ रहा है। बी आपके पास होगा नल पॉइंटर होगा आई थिंक, या एंड पॉइंटर कह सकते हो, बेहतर हो सकता है। जो एंडिंग वाला पॉइंटर होता है उसके अंदर हमेशा नल स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप कह दो कि जो लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट वाला आपके पास नोड आ रहा है ना, उसके अंदर आप कह दो कि देयर इज़ अ नल पॉइंटर देयर। तो नल पॉइंटर इसका बेसिक नाम होता है। नल पॉइंटर का मतलब है कि वो आगे कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ए था, ए डॉल्फिन पे पॉइंट कर रहा है, डॉल्फिन कैट पे, कैट फिश पे। एल कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? एल तो कहीं पे नहीं पॉइंट कर रहा है, एल नल पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नल आ गया। तो यहाँ पर आप कह दो देयर आर नो, आप कह दो इसकी जो लॉजिक है ना, आप कह दो देयर आर नो फर्दर नोड्स इन द लिस्ट। इस वजह से इसको आपने नल पॉइंट कर दिया। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो। इसके बाद हमारे पास आती है लिंक लिस्ट बनाने वाली एक चीज़ आती है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, वो भी बिल्कुल आसान है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
अच्छा, इसमें अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, कंप्लीट द डायग्राम टू शो दी एडीटी आफ्टर द डेटा हैज़ बीन सॉर्टेड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने इसको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हमने कंप्लीट करनी हो ना इसको, तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि आप पता क्या करो कि आप इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है ना, मतलब आपके पास यहाँ पे एरोज़ आप बना दो, खाली एरोज़ बना दो, पॉइंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कैट पहले आएगा, सी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जब भी देखते हो ना, आपने पूरे कैरेक्टर्स को नहीं देखना, आपने खाली फर्स्ट कैरेक्टर को देखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला जो स्टार्ट पॉइंटर है वो आपका कहाँ पे पॉइंट करेगा, फ़िश पे पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड देन आपके पास जो फ़िश है, बल्कि एक मिनट, फ़िश पे तो नहीं पॉइंट करेगा, कैट पे पॉइंट करेगा, सॉरी। तो यहाँ पे आपने जाना है और ये पॉइंट करेगा कैट पे। कैट के बाद क्या आता है, ABCD आता है। तो ये आपके पास जाएगा यहाँ से और ये D पे पॉइंट करेगा, D पे पॉइंट कर गया। एंड देन D के बाद आपने यहाँ से पॉइंटर निकालना है, जो कि आप पॉइंट करेगा E पर पॉइंट करेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये है, तो यहाँ पर चला जाएगा। एंड देन E के बाद आपने क्या जाना है, एट द एंड ऑफ द ऑर्डर आपने यहाँ पर आना है। तो जब जैसे ही आप यहाँ पर आ गए, आपने क्या कर देना है, इसके अंदर नल रखवा देना। एग्जामिनर ने ना आपकी जो ऑप्शन है उसके अंदर ज़ीरो रखवाया हुआ है, ठीक है। तो आप भी ज़ीरो रखवा दो, बेहतर होगा, लेकिन वैसे नल ही रखते हैं, मुझे नहीं पता उसने ज़ीरो की रखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ हाउ वी डू इट। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आ गई है। स्टार्ट पॉइंटर से आपने पहले C पे कनेक्ट किया, C से आप D पर गए, D से आप E पर गए, E से आप F पे गए, और F के बाद आप कहीं पर नहीं जा रहे, आपने अंदर नल या ज़ीरो रखवा दिया। नल रखवाना चाहिए, बट एग्जामिनर कहता है ज़ीरो रखवा, तो हमने ज़ीरो रखवा दिया, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ये हो जाएगा, तो इसके आपके नंबर आ जाएंगे, और ये आसान तरीन सवाल था लिख इसका। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे कह रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को, कि आप लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें यूज़फुल हैं जो कि आपने इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें यूज़फुल नहीं है जो कि डिस्कार्ड करनी है। तो वेन एवर यू राइटिंग इंग्लिश, हमेशा थोड़ा सा सोच समझ के लिखा करो, और ऐसी चीज़ें लिखा करो कि दैट मेक सेंस और वो इम्पॉर्टेंट भी हों चीज़ें, ठीक है। और पर मार्क आपने एक पॉइंट उसके अंदर ना लाजमी आपने लिखना ही लिखना है। और इसमें एक बच्चे का मैं कोड यहाँ पे चेक कर रहा था, तो उसमें यह था कि एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि इंग्लिश जो प्रोसीजर था ना, उसके अंदर उसने ऑप्शंस लिखी हुई थी, उसने पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई थी एक्स्ट्रा। तो जब भी आप इस तरह का इंग्लिश प्रोसीजर लिख रहे हैं ना, तो उसमें आप पॉसिबिलिटीज़ कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। आपने कभी भी आपने मेन प्रोसीजर में फोकस करना है, आपने छोटी छोटी इंप्लीमेंटेशन, छोटी छोटी जो वो व्यू होता है उस पर आपने फोकस नहीं करना, आपने इधर डीप नहीं जाना उसके अंदर, ठीक है। आपने मेन लॉजिक में फिक्स करना है, बिकॉज मेन लॉजिक फिक्स करते करते ही आपके 6 नंबर पूरे हो जाएंगे। कोड आपका 1000 लाइनों का होता है, लेकिन जो इंग्लिश में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे थे वो आपका कुछ पैराग्राफ्स का होता है। अगर 1000 लाइन का कोड लिखो, चलो वो पैराग्राफ में एक आ जाएगा, लेकिन आप अगर लेट्स सपोज आपने A-level CS मैक्सिमम जो आप लोगों ने कोड लिखना है वो आपने लिखना भी है मेरे ख्याल में 50 से 80 वर्ड्स का आपने कोड लिखना है, और वो भी बहुत कम है। तो उसका अगर आप लिख रहे हो तो उसकी तो 5-6 लाइनों की आपकी डिस्क्रिप्शन बनेगी, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर टीचर यूज द पेपर बेस्ड सिस्टम टू स्टोर द मार्क्स फॉर अ क्लास टेस्ट, द टीचर रिक्वायर्स अ प्रोग्राम टू असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। द प्रोग्राम विल आउटपुट द ग्रेड्स टुगेदर विद द एवरेज मार्क, राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम दैट विल बी नीडेड। तो वगैरह है कि यहाँ पे वो क्लास टेस्ट के मार्क्स सारे चेक करिए, ग्रेड्स असाइन करिए, रिजल्ट्स के बेसिस पे द प्रोग्राम विल आउटपुट द ग्रेड्स टुगेदर विद द एवरेज मार्क के साथ वो करेंगे। अच्छा, यूज़ अ पेपर बेस्ड सिस्टम टू स्टोर द मार्क्स फॉर क्लास टेस्ट। मार्क्स स्टोर करिए फॉर क्लास टेस्ट। अगर मार्क्स आपने स्टोर करने हैं, सबसे पहला काम आप क्या करोगे मार्क्स स्टोरेज के लिए? आपने मार्क्स अगर स्टोर करने तो आपने एक वेरिएबल बनाना है इनपुट के नाम से, उसके अंदर आपने डेटा इनपुट लेनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कह सकते हो मेक अ वेरिएबल एंड टेक द इनपुट ऑफ द मार्क्स इन दैट वेरिएबल। फिर आपने क्या करना है, आपने करना है अप्लाई अ फॉर लूप। फॉर लूप आपने क्यों अप्लाई करना है? बिकॉज क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो बार बार आप ये तो नहीं लिख सकते इनपुट मार्क 100 दफ़ा अपनी पेज के अंदर इनपुट मार्क ले दो, आपके तो पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने फॉर लूप लगाओ, 100 का फॉर लूप लगा लो, और उस फॉर लूप के अंदर एक दफ़ा आप कंडीशन रन कर दो इनपुट मार्क्स, तो वो 100 दफ़ा रन कर देगी। तो आप फॉर लूप का डेफिनेटली बताओगे, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप यहाँ पे कहोगे एवरेज मार्क के लिए, आप कहोगे कि एवरेज मार्क के लिए क्या ज़रूरत होती है, सम की ज़रूरत होती है। तो आप कहोगे सम मेंटेन कर रहे हो, आप सम मेंटेन करी जा रहे हैं यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, आपने जैसे ही आपका सम आ जाए, आपने बाद में क्या करना है, आपने अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स देने हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने एंड पे लूप जब एंड हो जाए, आपने क्या करना है, आउटपुट ले लेनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो एक जो कंडीशन आप इसके अंदर लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे ये लिख लो कि आप एक काउंट बना लो, काउंट ऑफ स्टूडेंट बना लो, एंड देन टोटल मार्क्स बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह लो क्रिएट a variable count to store students
एंड अब ये %, वाला एंड ना अपनी इंग्लिश में यूज़ करना कभी भी। एंड आप कह लो कि मार्क्स टू इनपुट मार्क्स, ठीक है, ये चीज़ कर ली पहली चीज़। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने फॉर लूप चलाना है, बिकॉज आपने 100 बच्चों के मार्क्स इनपुट करने हैं, उनके ऊपर जज करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है क्रिएट अ फॉर लूप टिल 100 टू 100 नहीं बल्कि टिल काउंट, जितने बच्चे हैं हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, हो सकता है 2 बच्चे हों क्लास के अंदर, हो सकता है 4 बच्चे हों, तो आपको टिल काउंट, जो भी काउंट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी उस तक, टिल काउंट टू इनपुट मार्क्स फॉर एवरी स्टूडेंट, टू इनपुट मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट कह लो, ऑफ ईच स्टूडेंट, ये चीज़ कर ली। एंड देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, मेंटेन अ सम ऑफ टोटल मार्क्स इन दी सम वेरिएबल, उसको आप ऊपर भी वैसे कह सकते थे क्योंकि डिक्लेरेशन तो ऊपर ही होनी है, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन 4th पॉइंट में आप यहाँ पे लिख दो कि और चीज़ क्या होती है, आपने क्या करना है, आपने वो टीचर क्या करी है, टीचर के पास एक शीट है और उसको असाइन करिए ग्रेड बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स के बेसिस पे वो साइन करिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो कंपेयर करिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपेयर विद दी ग्रेड बाउंड्री टू आउटपुट ग्रेड्स लूप के अंदर ही हो गई, ये चीज़ कर दी। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, 5th स्टेटमेंट में आपने कर देना है काउंट, तो वैसे मेंटेन हो ही रहा है, और इसमें ना आप आउटपुट के लिए भी आप एक सेपरेट लाइन वैसे बना सकते हो, आउटपुट दी ग्रेड, और फिर इसके बाद आप लिख दो आउटपुट दी एवरेज ग्रेड आफ्टर लूप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें कोई ये ना आप करना, अब देखो ये बिल्कुल मैंने टू दी पॉइंट बात किया, बिकॉज इसके अंदर मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ ना कि मैंने इसके अंदर वैलिडेशन लगानी है कि मेरे पास जो बच्चे हैं, टोटल जो बच्चों का काउंट है वो मेरे पास माइनस में नहीं आना चाहिए। लेट्स सपोज आपका जो यूज़र है, आपका यूज़र डम्ब है, आपका यूज़र क्या करता है, वो कहता है मेरी क्लासरूम के अंदर -5 बच्चे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या समझे, आपका जारी सी बात है, जब आप इवन आप क्या कह रहे होते हो, आप अपनी ईमेल वगैरह भी लिख रहे हो, तो ईमेल वगैरह लिखते हैं हम क्या करते हैं, हम ईमेल वगैरह लिखते हैं, हम @ भी लिखना भूल जाते हैं। तो मतलब यूज़र इज़ डम और यूज़र मिस्टेक्स मेक करता है। तो जब भी आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो, आपने मेक श्योर करने को मिस्टेक्स ना आए। आप अगर लेट्स सपोज फेसबुक की आप साइन इन करते हो और फेसबुक के अंदर जब आप ईमेल क्रिएट कर रहे हो तब आप @ भूल जाते हो। अगर आप @ भूल गए हो ना वहाँ पे, तो वो अगर वैलिडेशन ही नहीं उससे पीछे लगाई और उसने चेक ही नहीं किया कि @ यूज़र ने एंटर किया नहीं, तो वो आपको बस ब्लाइंड फोल्ड हो गया, वो फेसबुक की रजिस्ट्रेशन आपका ईमेल एंटर कर देगी, लेकिन ईमेल अगर एंटर कर भी दी तो वो ईमेल जा कहाँ पे रही है, आपका अकाउंट बन भी जाएगा तो वो मेंटेन कैसे होगा आपका अकाउंट। दूसरी दफ़ा आप लॉगिन करोगे आपका अकाउंट उड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका कोई अथेंटिक ईमेल के साथ वो कनेक्टेड ही नहीं था। तो ये जो होते हैं मसले आ जाते हैं, और इन मसलों के बारे में आपने प्रोसीजर इंग्लिश के अंदर, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये बात की बातें हैं, ठीक है, मतलब आप ये ना सोचने लग जाना कि अब आपने जो ग्रेड बाउंड्री बनानी है वो आपने ये नहीं बनानी कि मार्क्स अगर टोटल आपके पास 100 हैं तो आपने ये एक वहाँ पे कंडीशन लगानी है कि ये ना हो कि यूज़र कहीं 100 से ज़्यादा मार्क्स ले आए, या आपके जो मार्क्स हैं, जारी सी बात है मार्क्स भी यूज़र एंटर कर रहा है। अब अगर एक टीचर एक्सेल शीट के अंदर मार्क्स एंटर कर रहा है तो टीचर, इट इज़ लाइकली कि टीचर 100 टोटल मार्क्स हो, लेकिन 100 में से वो बच्चे के मार्क्स गलती से लगा दे 1000 लगा दे, जिस बच्चे का 100 मार्क है एक एक्स्ट्रा 0 लगा दे। टीचर ऐसी गलती कर सकता है। तो उसके बाद एक्सेल शीट क्या करता है, एक्सेल शीट आपको एरर देता है कि आप 100 से एक्सीड ही नहीं कर सकते, बिकॉज टोटल मार्क्स ही आपके 100 है, तो आप कहाँ पे जा रहे हो, तो वो तब तक आपको एरर देता है। लेकिन ये सारी वैलिडेशन, इनके बारे में नहीं सोचना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप कोड लिख रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है और इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट भी करना है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर इंग्लिश लिख रहे हो, मेन बात पे फोकस करना है, बिकॉज अगर आप इन चीज़ों की बातें करोगे, मेन पॉइंट नहीं है, एग्जामिनर इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, आपको पॉइंट नहीं देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ना, मेन पॉइंट से बात करना, एक्स्ट्रा की जो चीज़ें हैं वो अपनी कोडिंग जो लिखने वाली आएगी ना उसके लिए बचा के रखना। तो उस पर वो सारी जो चीज़ें होंगी ना वो अप्लाई करना। अब ये भी मेरे ख्याल में 6 नंबर का सवाल था एंड इट वाज वेरी इजी। अब यहाँ पे एक एरे वाला सवाल है, इसको भी हम देखते हैं।
अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अ स्टूडेंट इज़ लर्निंग अबाउट एरेस, और अच्छा देखते हैं क्या कहते हैं। एक मिनट, ये भी 6 नंबर का सवाल है। आई थिंक दिस वाज अ फेयरली इजी पेपर। 2025 वाले थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं, कोडिंग उन्होंने मुश्किल कर दी है, मेरे ईयर की भी कोडिंग थोड़ी सी मुश्किल थी। अच्छा इसमें देखो वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट इज़ लर्निंग अबाउट एरेस, शी वांट्स टू write a program to declare a 1D array or num of 100 elements of type integer, assign each element a random value in the range 1 to 200, count and output how many numbers generated between 66 and 173 inclusive। इतना आसान है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लड़ाओ। जब भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपने क्या करना है, आपने लाइन बाय लाइन सोचना है उसके बारे में। पूरी स्टेटमेंट को अगर पढ़ने लग जाओगे ना और पूरी स्टेटमेंट को सोचोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, घबराओगे, वहाँ पे जाके पैनिक करोगे, पूरा पेपर तबाह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने लाइन बाय लाइन देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिक्लेयर अ 1D array और नम ऑफ 100 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर। क्या है मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रट्टा है। असाइन ईच एलिमेंट है रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू साइन करनी है। क्या एरे के अंदर आप कोई नॉर्मल वैल्यू साइन कर सकते हो? कर सकते हो। तो रैंडम वैल्यू भी साइन कर सकते हो, बस रैंडम वैल्यू में फ़र्क क्या आता है कि आपने रैंडम वाला एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है बस। अब वो कह रहे हैं काउंट एंड आउटपुट हाउ मेनी नंबर्स वर जनरेटेड बिटवीन 66 एंड 173। तो इस सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाएगी, आप कहोगे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 173, मतलब इनके दरमियान रेंज आ रही है, देन प्लस प्लस कर दो, काउंट, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डिक्लेयर कर दो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्लेयर 1D array करना है। इसका नाम है हमारे पास rnum, और rnum के अंदर 100 एलिमेंट्स है 1D array, तो 1 से लेके इसको 100 तक स्टार्ट कर दो, एंड देन इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। तो डिक्लेयर कर दिया। अब वो कह रहे हैं साइन ईच वैल्यू रैंडम वैल्यू इन दी रेंज 1 to 200 इंक्लूसिव। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले, अच्छा 100 एलिमेंट्स है ना, तो 100 एलिमेंट्स के अंदर ईच एलिमेंट, असाइन ईच एलिमेंट, और एलिमेंट्स हैं कितने 100, तो आपको 100 एलिमेंट्स असाइन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आसान काम ये है, फॉर लूप लगाओ, फॉर x इक्वल्स टू 1 to 100 तक लगा लो। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने rnum पकड़ना है, और rnum के अंदर आपने क्या करना है, आपने लिखना है x। अगर ये एक दफ़ा लूप चलेगा तो वो इंडेक्स 1 के अंदर रखवाएगा, 2 दफ़ा लूप चलेगा तो x के अंदर 2 होगा, वो इंडेक्स 2 के अंदर डेटा रखवाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसके अंदर आपने रखवाना कोई रैंडम वैल्यू, तो यहाँ पे आप लगाओगे रैंड का फंक्शन। रैंड का फंक्शन क्या करता है, रैंड आता है एंड देन खाली ब्रैकेट्स आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आता है मल्टीप्लिसिटी का साइन। ये जितना भी अभी तक मैंने चीज़ बताई है ये रट्टा है, ये आपने याद करना है। अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, आपने मल्टीप्लाई इसको उस नंबर से करना है जितनी आपने रेंज इसके अंदर ना शो करवानी है, उस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेंज आपने कितनी रेंज से आपने इसको करवाना है, मेरे ख्याल में 200 से करवाना है ना। ये ब्रैकेट स्टार मैं पहली दफा देख रहा हूं, ये ब्रैकेट में ही वैल्यू लिखते हैं हम। ब्रैकेट में लिखते मैं तो ब्रैकेट में लिखता हूं, +1 भी कर देता हूं। चलो मुझे ना देखने दो, ये ना डिफरेंट लैंग्वेजेस की ना डिफरेंट वो होती है, तो बार बार मुझे और टीचर भी कहते हैं पहले आईएनटी वाला नाम नहीं लगाएंगे। हाँ INT वाला वो मैं बताना था बाद में, लेकिन ये जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये गड़बड़ हो जाती है। क्या करते थे, ब्रैकेट में आप लोग लिखते हो? मैं तो ब्रैकेट में लिखता हूं, बाकी वो नहीं चलो पता। एक मिनट इनसाइड में देख लेते हैं, बस पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स जो होते हैं ना इस तरह के, O लेवल्स के डिफरेंट है, A लेवल्स के डिफरेंट है, फिर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ उसके डिफरेंट है। रैंडम कहाँ पे गया, हाँ ब्रैकेट ही आ रहा है। वो कह रहा है रैंड लेगा एक ब्रैकेट, एक मिनट शो करना था मुझे आपको, ये भी मैंने बाय द वे इंसर्ट से निकाला है, तो देखते जाओ ये सारी चीज़ें मैं किस तरह कर रहा हूँ। वहाँ पे इंसर्ट का लेके जहाज़ नहीं बनाना, उसको काम करना है उसके साथ इस तरह के। देखो अब मुझे भी सारे ये जो सारे फंक्शन हैं मुझे पता है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मसला आ जाता है। तो आप लोगों को भी, आप लोगों के लिए भी सेम चीज़ है, आप लोगों को पता हो सकता है, लेकिन स्टिल डबल चेक करने में कोई मसला नहीं होता। हो सकता है वहाँ पे आपको लगे कि आपको सिंटेक्स कुछ और लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स हो। तो यहाँ पे रैंड है, रैंड के अंदर खाली एक ब्रैकेट आ रही है, और x रिप्रेजेंट्स अब ये करता क्या है, ये अगर आप इसके अंदर x के अंदर रखवाते हैं ना 50, तो वो 0 से लेकर 50 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यू करवा देगा। और वो कह रहे हैं नॉट इंक्लूसिव ऑफ x, मतलब वो 50 तक नहीं जनरेट करवाएगा। तो वो पता क्या करेगा, वो करवाएगा 49.999 तक करवाएगा। आपका जो रैंड फंक्शन है ना वो रियल डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो इसको आपने अगर इंटीजर वैल्यू से एक्सट्रैक्ट करवानी तो आपने इसको इसके ऊपर इंट लगाना ज़रूरी है, मतलब ये इंट लगाना ज़रूरी है जो कि इसको रियल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डेसिमल को रियल में कर देगा। तो हमने क्या करना था, अच्छा अब इसमें ना एक मसला आता है, वो कह रहा है 0 से स्टार्ट करने आपने रेंज, लेकिन हमारा कोड क्या कहता था, यहाँ पे हमारा कोड हमें कहता था कि हमने यहाँ पर ना जो डेटा एक्सट्रैक्ट करवाना है वो 1 से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास मसला आ जाए, तो अगर 1 से आपने स्टार्ट
करवाना है डेटा, वो लगा दो, हाँ कंडीशन लगा दो। +1 लगा दो, आप स्टार्ट कर दो। अगर हम इसको वैसे हाँ +1 हाँ प्रोसेस +1 करना, कर दें, 109 कर दें और 190 200 ही होगा, 200 से 190 डिफरेंट होता है ना, +1 करना जरूरी है। एक मिनट रैंड नम +1 लेकिन 200 तो नहीं हम लिखने वाले, हम आई थिंक 199 लिखेंगे बिकॉज 200 रैंड 200 होगा तो 199.99 की रेंज आएगी ना, INT से वो 199 हो जाएगा, फिर इसको +1 करोगे तो 200 भी आ जाएगा, इंक्लूसिव 200 इंक्लूड करना। नाइस सही नहीं वो वही है जिस तरह तुम कह रहे हो ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, वैसे ही हम करेंगे। इसमें ना हमने पता है क्या करना है, यहाँ पे अब रैंड को हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे इंट वाली जो चीज़ है ना वो मैं बाद में करवाता हूँ आप लोगों को, पहले इसको हम खाली रैंड को देख लेते हैं। रैंड में अब अभी मैं समझाता हूँ, हमने यहाँ पे बात की, ठीक है, मुझे पता मुश्किल लग रही होगी। रैंड में हमने कहाँ तक वैसे नंबर जनरेट करवाना है, 1 से 200 तक, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200। अब ये मेरे पास पता है क्या करेगा, ये मेरे पास नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 200 नॉट एक्सक्लूसिव, हाँ 200 नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब ये 0 से लेके 199.999 तक जनरेट करेगा। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब आपने इंटीजर वैल्यू निकालनी होती है तो वो 199 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा 199 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इन रियलिटी अगर मैं यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे ना आपके पास पता क्या होता है, आपके पास डेसिमल वैल्यूज आ सकती है, वो आपको 0 एक्सट्रैक्ट करवा सकता है, वो आपको 0.1 दे सकता है, 0.2 दे सकता है, बट पॉइंट तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे खाली इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ एक, इस पूरे चीज़ को ना मैं एक इंट फंक्शन के अंदर भी मैं रखवा देता हूँ, इस पूरे चीज़ को मैं इंट फंक्शन के अंदर ना यहाँ पे रखवा देता हूँ। तो इस पूरे को मैंने इंट के अंदर रखवा दी कि जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है डेसिमल के अंदर, मैं उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे देगा, ताकि मुझे मसला हो। तो रैंड लगाया 0 से 199.9, मतलब अगर इंट कर दोगे तो 0 से 199 हो जाएगा बस। और इसमें आपने क्या करना है, आपने 1 to 200 इंक्लूसिव करना है। तो ये वाला जो मसला हल करना है ना, इसके लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लगा देते हो +1। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने आपको बताया कि पहले वो वैल्यू इंसर्ट करवा रहा है 1, लेट्स सपोज 0 एंड देन लेट्स सपोज 2 और ऑल द वे टू, अच्छा इसको कोड को भी छोड़ो, मैं आपको ना छोटा सा कोड यहाँ पे दिखाता हूँ। आपके पास रैंड आ रहा है, रैंड के अंदर है 2, ठीक है। अब रैंड 2 क्या प्रिंट करेगा, रैंड 2 के साथ अब एज्यूम कर लो कि इसके साथ ना इंट भी लगा हुआ है, वैसे तो 0.1 0.2 1.9 इस तरह करेगा, लेकिन एज्यूम कर लो कि इसके साथ ना इंट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर इसके साथ ऑलरेडी इंट लगा हो तो क्या क्या प्रिंट करेगा, ये 0 एक्सट्रैक्ट करवा सकता है, 1 करवा सकता है, 2 करवा सकता है, बस दैट्स इट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं 1 से लेके 2 तक खाली नंबर एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ, जिस तरह इस तरह की रेंज। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यही वाला फंक्शन दोबारा मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा एक मिनट, ये मेरे ख्याल में अगर ये 1.99 तक जा रहा है तो ये ना 1, ये हाँ ये 2 भी नहीं प्रिंट करेगा, ये खाली 0 1 करेगा। क्यों 0 1 करेगा, बिकॉज ये वाली जो हमारे पास रैंड 2 अगर हम लिखते हैं ना, तो ये 0 से लेके 1.99 तक जाएगा। और 1.99 को अगर आप इंट लगा दो 1.99 के ऊपर तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा। तो इन रियलिटी 0 से 1 आपके पास जा रहा है, तो यहाँ तो 0 आएगा तो 1 आएगा। अब अगर आपने लेट्स सपोज इसके अंदर रखवा लिया 2 रखवा लिया एंड देन +1 कर लिया और इसके साथ भी अज्यूम कर लो इंट है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रैंड 2 क्या करेगा, रैंड 2 0 करवाएगा एंड देन 1 एक्सट्रैक्ट करवाएगा। और इसी के साथ अगर आप इसको +1 भी करो तो +1 होने के बाद 0 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये जो 1 होगा ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आपके पास सक्सेसफुली जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी। आपने जो अपनी रेंज है वो 1 से लेकर स्टार्ट की और इस फाइनल नंबर तक आपने उसको ख़त्म कर लिया। मतलब आप चाहते थे कि आप 1 से लेकर 2 तक करो, तो अगर आपके पास 0 आ रहा है तो उसको +1 करके 1 कर देगा, अगर आपके पास 1 आ रहा है तो उसको +1 करके 2 कर देगा, तो आपके पास 1 से लेकर 2 रेंज कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आपके पास खाली रैंड 2 लिखते हो तो वो 0 से 1 करेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक मसला आ गया, 0 आ गया, दैट वाज अनवांटेड, और एक आपके पास है यहाँ पे जो एंड वाली चीज़ है इंक्लूसिव, वो आपके पास आ नहीं रही, तो वो आपने फिक्स करने के लिए +1 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये नॉर्मली हर कोड के अंदर +1 आ रहा होता है, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए लगता ही लगता है। तो इसी तरह अगर आपके पास 200 भी आ रहे हैं तो 200 पता क्या करेगा, अगर 200 गलती से 0 कर देता है तो चाहे 0 आ गया लेकिन 0 को वो बाद में +1 तो कर ही रहे, तो अगर 0 आ रहा है तो इवेंचुअली +1 हो जाएगा, तो 0 की जगह आपको आउटपुट क्या शो करेगा 1, तो वो 1 से ही आपकी रेंज स्टार्ट होगी, 0 कभी आ ही नहीं सकता। अगर रैंड 0 रिटर्न करता है ये तो 1 के साथ मिलके फाइनल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अभी थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, अभी ना अगर किसी को समझ आई तो बताओ। ये एक अच्छी चीज़ थी और बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें पूरी एक लाइन ख़राब हो सकती है आप लोगों की अगर ये रैंडम वाला फंक्शन गलत हो गया। और इसमें ये था, मैंने भी थोड़ा सा ना इसको पहले कंफ्यूज कर लिया था, हसीब ने मुझे बाद में बताया था कि मतलब इस तरह करके A लेवल CS के अंदर चल रहा होता। तो
ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है कि नहीं समझ आती? यहाँ दोबारा समझा दूँ, मुस्तफ़ा, रीना। एनी कन्फ्यूजन्स? मुस्तफ़ा क्लियर है? अलीना आप बताओ। चलो ओके। अच्छा ठीक है, ये कर लिया। अब आपने ना मेजर जो अपने कोड के अंदर पार्ट था ना, वो आपने यहाँ पे कर लिया और आपने रैंडम वैल्यू साइन करवा ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ दी रैंडम वैल्यू वाज बिटवीन 66 एंड 173 इंक्लूसिव, देन आपने क्या करना है, देन आपने काउंट को प्लस कर देना। तो आप यहाँ पे चेक करो, जीप थोड़ा सा माइक वो ख़राब हो रहा है, तो आप यहाँ चेक कर लो इफ़। अच्छा, अब आपने चेक करना है कि जो आपके पास नंबर आ रहा था वो क्या, वो नंबर 66 से 173 के दरमियान आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो नंबर आपने स्टोर कहाँ पे करवाया था, वो नंबर आपने स्टोर करवाया था आर नम को। तो आप आर नम एक्स को ही दोबारा चेक कर लो। आप चेक करो इफ़ आर नम एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 66 एंड आर नम एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 73 शायद, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे कर देना है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 एंड देन एंड इफ। और यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट एक्स वाला जो लूप है ये भी एंड हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आउटपुट करना है हाउ मेनी नंबर्स वर जनरेटेड बिटवीन 166 एंड 173 इंक्लूसिव। तो यहाँ पे आप आउटपुट कर दो, आउटपुट नंबर्स बिटवीन 66 एंड 173 और कॉमा डाल के आप लिख दो काउंट वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख दो। तो ये आपके पास कोड हो जाएगा। इसमें कोई एक भी लाइन अगर ना समझ आए किसी को तो मुझे अभी बताओ, वरना फिर हम आगे मूव करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, साथ साथ क्लियर करते रहो। क्लियर है सबको? मुस्तफ़ा ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या कहते हैं, ये भी आपके पास ना 6 मार्क का सवाल था। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल में मई जून 25 में भी आया था। यहाँ पे वो कह रहे हैं मॉडिफिकेशन बताओ। और मई जून 25 में मेरे ख्याल में उसने पूछा था कि आपने ना पूरा का पूरा कोड लिखना है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था। अब वो कह रहे थे स्टूडेंट डिसाइड्स टू मॉडिफाई द एल्गोरिथम सो दैट ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विल कंटेन अ यूनिक वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप रैंडम वैल्यू साइन करते हैं। रैंडम वैल्यू पॉसिबल है, पहले रैंडम वैल्यू से 2 साइन किया, फिर हो सकता है 2 वैल्यूज़ और असाइन करने के बाद वो दोबारा 2 वैल्यू असाइन कर दे, बिकॉज रैंडम है ना। रैंडम का मतलब है कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक वैल्यू बार बार भी आ सकती है। तो यूनिकनेस नहीं है आपके कोड के अंदर। आपने अब क्या चेक करना है, अपनी यूनिकनेस चेक करनी है। तो ये थोड़ी सी डेंजरस सवाल है, बताओ क्या हो सकता है इसमें, एनी आइडिया? यूनिकनेस अगर चेक करना है तो आप ये कर सकते हो, या तो कि आप ना साथ साथ एरे जो अपनी जितने भी एरे के अंदर आपने डेटा रीड कर लिया हुआ है ना, आप वो पूरा का पूरा डेटा रीड करो। बट ये तो बड़ा लंबा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा और गंदा कोड हो जाएगा। स्टूडेंट मॉडिफाई सर द ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विल कंटेन अ यूनिक वैल्यू। कोई बिल्ट इन फंक्शन होता है ASCS में हम यूज़ करते हैं, आई डोंट थिंक इसका होता है वैसे यूनिक का। या आप कह सकते हो कि यही कर सकते हो। इसमें ना यही रूल है यहाँ पे कि आप जैसे ही अपना जो रैंडम एरे आ रहा है वो आप लिखवा रहे हो ना, रैंडम एरे स्टोर करवाने से पहले आप पिछली सारी की सारी जो एरे है ना उसके साथ दोबारा से कंपैरिजन कर लो। लेकिन बहुत आपका गंदा सा कोड हो जाएगा और लंबा कोड हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे करो ना, आप यहाँ पे चेक करो कि आप पहले इसके अंदर लिखो आर नम इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू। अच्छा, मैं ना पहले आपको साइड पे कोड लिखवा देता हूँ, इंग्लिश आप लोग खुद समझ जाओगे, कोड मेजर मसला होता है। तो कोड मैं लिखवा दूँ, क्या बता आ ही जाए आप लोगों का कोड। तो यहाँ पे जो हमने ये वाली चीज़ की थी ना, रैंडम नंबर, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अच्छा, 1 मिनट ज़रा दो।
इसमें ना कोड मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ, और ये कोड इग्नोर नहीं करना। देखो सारी जो चीज़ें हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, ये इनको गौर से सुनना, और रिकॉर्डिंग मैं इसकी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर कोई चीज़ मिस भी हो रही है ना, उसको बार बार जाकर देख लेना। अगर कोई कोड मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, कोई चीज़ मैं कह रहा हूँ कर लेना, तो वो कर लेना, हो सकता है आ जाए। इसमें अब यहाँ पे आपके पास आ रही है आर नम के अंदर आपने क्या किया था, आर नम एक्स, एंड देन इसके अंदर आपने स्टोर करवाया था। पहले आपने इसको इंट किया सबको, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ गया रैंड के अंदर आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे लगाया था 200, राइट, 200 लगाया, एंड देन इसको आपने प्लस कर दिया। तो ये चीज़ कर रहे हो। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने यहाँ पे चेक करना है, अब आपने यहाँ पे एक और लूप लगाना है, इसी के अंदर एक और फॉर लूप के अंदर एक और लूप लगाना है, और आपने पिछली जितनी सारी एरे आ रही है उसको आपने चेक करना है। तो यहाँ पर आप पता क्या करो, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पे आप लगा दो एक वाइल कंडीशन लगा दो, ठीक है, वाइल कंडीशन लगाओ। और अच्छा थोड़ा सा मुझे भी इसमें सोच लो, वाइल हम लगा देते हैं। आपके पास पता क्या हो सकता है, आपके पास एक और चीज़ हो सकती है कि एक मिनट, अगर आप एक लूप लगा लो और लूप के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आप चेक करो एरे के साथ, अगर तो वो नहीं कंपेयर हो रही, इसकी ना इंग्लिश बहुत आसान है लेकिन इसका कोड थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोड भी आ सकता है, तो यू नेवर नो, इसलिए कर लेते हैं वाइल। अच्छा अभी तक हमारे पास हम कोई काउंट मेंटेन करे थे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ये वाला जो लूप है वाइल लूप, इसको हम चला दें, एक हम वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं, और वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ नया वेरिएबल है, वाइल n इज़ लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब जितना x अभी तक चल चुका है ना आपका, जितनी एरे। अच्छा अब इसमें ना ये देखो, आपके पास एक एरे आ रही है, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। पहले इंडेक्स के अंदर 1 पड़ा है, दूसरे इंडेक्स के अंदर 2 पड़ा है, तीसरे इंडेक्स के अंदर 3 पड़ा है, ठीक है। अब आपने इस इंडेक्स के अंदर कोई रैंडम वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आप क्या करोगे, आप सारी की सारी जो पिछले एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ आप कंपैरिजन करोगे। आप 1 के साथ कंपेयर करोगे, 2 के साथ, 3 के साथ, अगर किसी के साथ भी मैच हो गया तो इसका मतलब काम ख़राब हो गया, आपने नई रैंडम वैल्यू जनरेट करवानी है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको तब तक चलाना है जितनी x की वैल्यू लेटेस्ट आ गई। अभी लेट सपोज x की वैल्यू जो लेटेस्ट है ना, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो अभी x की वैल्यू लेट सपोज 3 पे पॉइंट करिए, तो मैंने क्या करना है, मैंने तब तक n को वाइल लूप को चलाना है जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू x है, मतलब वो जब तक n की वैल्यू भी मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो वो 1 2 3 मतलब 3 तक वो चल जाएगा, तो 3 तक सारे कंपैरिजन यहाँ पे दोबारा करेगा। लेकिन अभी ये थोड़ी सी लॉजिक जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें मुझे लग रहा है मुझे रन टाइम पे कुछ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं एडिशन भी करता रहूँगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि आप सारी की सारी एरे चेक करो, और मेरे ख्याल में इफ़ कंडीशन से चेक कर सकते हो, इफ़ बल्कि नहीं, वाइल लूप तो हमने लगा दिया, और नम आ गई इसके अंदर, एंड देन इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। मुश्किल है इसका कोड, और ये ना कोड भी आपका बहुत बहुत ही तबाहकुन कोड बनने वाला है। और किसी के जहन में आइडिया आ रहा हो तो बताओ, मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये करके जाना है हमने। हम करके तो दोबारा हम ना यूनिक वैल्यूज़ का ट्रैक रख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मसला पता क्या आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे मसला फेस हो रहा है, हो जाए आराम से, लेकिन एक दफ़ा मेरी जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे जो अभी चल रही है वो ये है कि मैं पूरे एरे को पिछले को चेक तो मैं कर लूँ कि सारा आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास लेट्स सपोज कोई मैच आ गया तो मैं उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट दूंगा कि दोबारा से नया रैंडम नंबर जनरेट करवाओ। लेकिन व्हाट इफ़ दोबारा से नया रैंडम नंबर आपका जो आ रहा हो वही दोबारा से ख़राब नंबर आपके पास आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर आपको दोबारा से आप लूप में भेजोगे, लेकिन कैसे भेजोगे दोबारा लूप में? एक दफ़ा वो लूप से बाहर निकल गया, एक दफ़ा उसने एक दफ़ा लूप को चेक कर लिया, मतलब लेट्स सपोज ये मैंने वाइल n इज़ लेस देन इक्वल टू x तक ये पिछले वाला लूप चला है, सारी की सारी मैंने पिछली वैल्यू चेक करनी, और वो शो भी कर रहा है इनफैक्ट कि आपका जो रैंडम वैल्यू है वो रेपिटेशन हो रही है। तो आप लूप के बाहर क्या करोगे? दोबारा से रैंडम वैल्यू जनरेट करोगे, लेकिन लूप के बाहर दोबारा अगर वो दोबारा ही सेम वैल्यू देते फिर क्या करोगे? फिर मसला हो जाएगा। इसको काउंटर करना है, यहाँ पे या तो फ्लैग यूज़ कर लो शायद, अगर आप वैल्यू आउटपुट करवा दो, यूजर वैल्यू आउटपुट करवा दो, फिर उसको आप ऐसा करो कि काउंट से 200 नहीं, काउंट की वैल्यू 200 रखो और उस वैल्यू की जितना वो
पुट हो रहा है उसको -1 कर दो, जितनी कम रेपिटेशन होंगी फिर आप वो यूनिक नंबर हो जाएगा। अब मुझे बताना नहीं यार, लेकिन मैं सॉल्व कर जाएगा। हाँ बाकी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन चलो करना इसको कर लेना, नई लॉजिक होगी क्या होता बेहतर ही लॉजिक हो। लेकिन आई थिंक इसको अगर हम शायद फ्लैग से करें ना, अच्छा थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो, इस पर इतना कोई दिमाग लड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी खुद प्रोसेस में ही हूँ, तो थोड़ा सा मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। वाइल फ्लैग इक्वल्स टू अगर हम रखते हैं फॉल्स रख देते हैं, लेट्स सपोज फॉल्स, यहाँ ट्रू ही रखते हो इसको, ट्रू जब तक है ना तब तक आप चलाते रहो। और आप यहाँ पे चेक करो इसको, इफ़ और नम x इक्वल्स टू और नम जो आपने अभी रैंडम वैल्यू जनरेट करवाई ना, उसको आपने कंपेयर करवाना बाकी सबके साथ। तो इफ़ और नम इज़ इक्वल्स टू और नम n, मतलब बाकी सारी चीज़ों के साथ आपने ना इसको कंपेयर करवाना है। तो ये चीज़, अच्छा इसमें ना एक मसला और आ रहा है, पता है क्या मसला आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूँ तो ये मेरा 3 तक, अगर मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने x वैल्यू जनरेट करवानी है तो ये 3 पर नहीं होगा, पता है कहाँ पर होगा? ये होगा आपके पास यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, बिकॉज ये इस इंडेक्स के लिए आइटरेट करे तो 4 पे होगा। तो पता क्या होगा, नो मैटर व्हाट यू डू, अब इस बात को गौर से सुनना, इस बात को इग्नोर मत करना कि सिलेबस से थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ठीक है? हो सकता है ये वाला कोड आपका अभी तक ना आए, लेकिन हो सकता है आपकी बारी में आ जाए। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें जो मैंने यहाँ पे मसला बताया कि अगर आप रैंडम वैल्यू इस पोजीशन पे जनरेट करवा रहे हो तो जारी सी बात है आपका x भी यहाँ पर होगा। तो अगर आप उस पर ये वाली कंडीशन चला दो, वाइल n इज़ लेस दैन इक्वल टू x, तो n आपका x वाली कंडीशन भी रीच करेगा, और जब n x पे जाएगा तो वो तो इसके इक्वल टू बन जाएगा। तो आप जो मर्जी कर लो, ये तो कंपैरिजन ट्रू होना ही होना है, ठीक है? तो इस वजह से आप क्या करोगे, आप इसको इक्वल टू का साइन यहाँ पे बढ़ा दो, आपने खाली पीछे तक आपने चेक करना है, यहाँ तक आपने चेक करना है, आपने यहाँ तक नहीं आना। अगर यहाँ तक आप आगे इक्वल टू लगा के, तो वो तो एक इवेंचुअल पॉइंट आएगा, कंपैरिजन हो ही जाएंगे, तो वो हमेशा कहेगा नहीं ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, हालांकि हो नहीं रहा होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप चेक करो, इफ़ अगर आपके पास एक भी यहाँ पर आ जाए ना, तो फ्लैग को हम रखवा देते हैं, लेट्स सपोज फॉल्स रखवा देते हैं, एंड देन हम इसके अंदर ना दोबारा से रीआइटरेट करते हैं। फ्लैग को फॉल्स करवा दिया, और अच्छा इसके अंदर अब मुझे थोड़ी सी अच्छी सी एक लॉजिक आ रही है, जैसे मैं शायद चल जाए, फ्लैग को फॉल्स रखवा दो। अगर फ्लैग हमारा फॉल्स होता है तो ये लूप हमारा ब्रेक कर देगा, बट हमें इसको ब्रेक नहीं करवाना। इसको हटाओ, फ्लैग की भी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भी कंपैरिजन ट्रू हो रहा है ना, तो आप दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट रिपीट कर लो। आई थिंक मुझे लॉजिक मिल गया है, थोड़ा सा खपना पड़ा है, बट मैं समझा देता हूँ इसको, इसमें क्या हो रहा है। दोबारा से इनपुट लो, और अब आपने जब दोबारा से इनपुट लिया है, आपने दोबारा से एरे को चेक करना है। अब मैंने आपको क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताई थी, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि अगर दोबारा से मेरे पास वो आ गया, कंपैरिजन आ गया, तो फिर तो मैं फंस जाऊँगा, तो फिर मुझे दोबारा इसको लूप में भेजना पड़ेगा। तो मैं एक चालाकी करता हूँ यहाँ पे, कि जो मेरे पास n की वैल्यू है ना, मैंने अगर दोबारा से लूप में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं n के अंदर ही मैं दोबारा 0 रखवा देता हूँ, ताकि वो लूप बाहर आई ना, वो दोबारा से लूप को शुरू से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ n के अंदर 0 रखवा देता हूँ, रखवा दिया 0, एंड देन एंड पे यहाँ पे मेरे पास हो रहा है n इक्वल्स टू n+1 हो रहा है। तो ये मेरे पास जो होगी ना, ये मेरे पास लॉजिक बनेगी जो कि यूनिक नंबर आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगी, ठीक है? इसमें अब दोबारा से सुन लो, ये कह रहा है, मुझे पता नहीं समझ आएगी, ठीक है? दोबारा से सुन लो। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन लिखी, जो ये वाली लाइन है, आपने एक रैंडम वैल्यू जो थी ना, इसके अंदर एरे के अंदर रखवा दी, कर दी, रखवा दी। अब आपने क्या चेक किया, अब आपने पिछले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर वो आपने चेक करने हैं। आपके पास लेट्स सपोज x जो है, x कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, x पॉइंट कर रहा है 4 के ऊपर, तो यहाँ पे कहते हैं दिस इज बाय द वे योर x, ये पॉइंट कर रहा है इसके ऊपर। अब आपने रन करवा दिए n को, वाइल n इज लेस देन इक्वल टू x, n आपके पास ऊपर कहीं डिक्लेयर होगा, वो आपका काम है, ठीक है? मैंने मेन लॉजिक लिख लिया। अब आपने कहना है वाइल n, जब तक जो n है आपके पास, जो नया वेरिएबल है वो x से कम है, मतलब वो 4 से कम है, मतलब वो 1, 2 और 3 है, तब तक उसको चलाते रहो। और आप चेक करो इफ़ और नम x, मतलब अभी जो आपने नई वैल्यू रैंडम वैल्यू जो रखवाई है और नम x के अंदर, उसको कंपेयर करवाओ विद और नम n के अंदर क्या आएगा, n यहाँ पे वाइल लूप के अंदर चल रहा है, n नया वेरिएबल है, n कब तक चलेगा, n तब तक चलेगा जब तक कोई x से कम है। x अगर लेट्स सपोज 4 है, तो n की वैल्यू पहली आइटरेशन में n की वैल्यू की 1, तो यहाँ पे वो कंपेयर करेगा
फोर्थ वाला जो एलिमेंट है ना वो उसको कंपेयर करेगा 1 के साथ, क्या फोर्थ वाला एलिमेंट 1 के इक्वल टू है, फिर वो दोबारा से बढ़ेगा, फिर वो कंपेयर करवाएगा क्या फोर्थ वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल्स टू है, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो कंपेयर करेगा क्या फोर्थ वाला एलिमेंट 3 के इक्वल्स टू है, एंड देन कंपेयर करवाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो करेगा। तो अगर इन सारे कंपैरिजंस के बाद कभी भी ये इफ़ कंडीशन ना चली तो आपका लूप रिस्पेक्टफुली एग्जिट करेगा, और जो आपकी लेटेस्ट यहाँ पे वैल्यू थी वही आपके एरे के अंदर पड़ी रहेगी, आपने उसको छेड़ना नहीं है। लेकिन आपका अगर ये लूप मैच कर जाता है, लेट्स सपोज इसके अंदर 1 पड़ा होता है और वो यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ आर नम 4 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है 1 और जो 1 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ, क्या वो इक्वल टू है, यस इक्वल टू है। तो फिर आपने क्या करना है, फ्लैग एम बीच में आ रहा है, इसको इग्नोर करो। तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से, क्योंकि आपके पास एक मैचिंग कंडीशन और आ गई है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से एक रैंडम वैल्यू नई जनरेट करवानी है और उसी पोजीशन के अंदर ओवरराइड करवा देंगे। इसका मतलब जो पुरानी वाली वैल्यू होगी वो ओवरराइड हो जाएगी और इसके अंदर नई वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, एन के अंदर 0 रखवाना, मतलब ये वाली जब आपके पास नई वैल्यू आई है ना RMX के अंदर, जिसको आपने ओवरराइड करवाया, इसके साथ आपने n को दोबारा से वापस यहाँ पे लेकर आके दोबारा से आपने चेक करना है इस पूरे कोड को, और n+n+1 ये तो वैसे ही शुरू। तो ये बेसिक लॉजिक है एंड दिस इज़ दी परफेक्ट लॉजिक। ये हर लिहाज से आपका यूनिक कोड निकाल के देगी। अगर वो आप पूरा आपको 8 नंबर का सवाल देते हैं ना, यूनिक कोड का 8 नंबर का सवाल, वो आराम से हंसते खेलते एग्जामिनर आपको दे सकता है कि ऐसा कोड बनाओ। और ये मेरे ख्याल में आया भी हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, एज फार एज आई रिमेंबर किसी पेपर में उसने ऐसा कोड पूछा था कि आप यूनिक करके ना इसको बताओ, तो ये आप पूरा कोड लिख दो, वो आपको 8 से 10 नंबर इसको दे देगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आती कि नहीं, और एक कहीं से भी आसान चीज़ थी, मुश्किल ही थी, तो नहीं समझ आई तो बताओ। मुस्तफ़ा, रीना, निहाल, ऐसी क्लियर है, समझ आती है नहीं? निहाल, मुस्तफ़ा, आप लोग बताओ। निहाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, किसी लाइन में कोई इशू? ओके ठीक है। मुस्तफ़ा ठीक है, आपको भी क्लियर है फिर? ठीक है, तो ये इसको आप लिख दो और इसमें आपने क्या करना है, अब इसको लिख लोगे आप लोग, कैसे लिखना है मैं अब इसकी ना मार्किंग सी में यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। इसको आप ना खुद इन पॉइंट्स को चेक कर लेना, जो जो चीज़ें थी वो मैंने डिस्क्राइब कर दी, मैंने बहुत बोल लिया, ठीक है। तो अब इसको आपने ना बस लिखना है, दैट्स ईजीएस्ट जॉब एवर। तो इसको पढ़ लेना और इसको लिख लेना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं नहीं, अब मैंने पूरा ही करवाना है। मैं जाना था, कहाँ पे जाना था? मैं जाना था काम से। चले जाना, थोड़ी देर तक लीव कर देना, इट्स फाइन। मतलब रिकॉर्डिंग अगर चाहिए होगी तो वो मिल जाएगी, मैं दे दूँगा। लेकिन ये है कि थोड़ी सी स्लॉट्स रात हो रही ना, फ्री रखा करो अपनी। वैसे एक्स्ट्रास तो मैं और भी लेट लूँगा, ये बस ये रेगुलर स्लॉट्स वाली क्लास में थोड़ी सी तमीज़ वही रखी है। अच्छा, होने वाला है कोड एंड, मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चंस और रह गए, कोडिंग के क्वेश्चन हैं आगे, वो मैं करवा के ना फिर एंड कर दूँगा इसको। अच्छा, आप देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपके पास एक नया क्वेश्चन है, बी पार्ट में वो कह रहा है ये एक सूडो कोड है, और सूडो कोड में वो कह रहा है एग्जामिन दी सूडो कोड एंड गिव अ लाइन दैट कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब आप वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करवाते हो, वेरिएबल के अंदर आप 0 रखवा रहे थे, 1 रखवा रहे थे, एंड सो ऑन। तो इनिशियलाइजेशन आपके पास क्या होगी, या एम्प्टी स्ट्रिंग भी रखवा सकते हो, ये आपके पास हो जाएगी इनिशियलाइजेशन। ये आउट स्ट्रिंग के अंदर आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा रहे हो, इनिशियलाइजेशन है, तो ये आपके पास लाइन नंबर 7 होगी, इनिशियलाइजेशन। गिव अ लाइन नंबर कंटेनिंग द स्टार्ट ऑफ अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड से क्या मुराद है, इसका मतलब है लूप होता है इसका मतलब। तो लाइन नंबर कंटेनिंग द स्टार्ट ऑफ अ लूप 09 से स्टार्ट हो रहा है लूप आपका, बस यही है। तो 09 यहाँ पे लाइन नंबर स्टार्ट नंबर। गिव अ लाइन नंबर कंटेनिंग अ लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिक ऑपरेशन मैं बताता हूँ। लॉजिक आपके पास होता है एंड, और, नॉट, जोर, ये सारे आपके पास ना लॉजिक ऑपरेशन होते हैं। नॉर, तो लॉजिक ऑपरेशन आपके पास क्या आ रहा है, और ये आ गया, और 12th लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 12th लाइन होगी। गिव दी लाइन नंबर ऑफ दी पैरामीटर्स, गिव दी नंबर ऑफ दी पैरामीटर्स दी फंक्शन मिड के अंदर फंक्शन कितने हैं, हमें पता है 3 होते हैं। कितने पैरामीटर्स हैं मिड के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होती हैं ना वो पैरामीटर्स होता है। 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर। मिड के अंदर कितने पैरामीटर्स हो गए, 3 पैरामीटर्स हो गए, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3। अब वो कह रहे राइट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट इन लाइन 12। तो लाइन 12 के अंदर स्टेटमेंट का हमने ना सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं
इफ़ नॉट नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, और नेक्स्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू, उसने पता क्या किया, वो यहाँ पे पहले कह रहा है अगर तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास लेस देन ए है या वो ग्रेटर देन जी है, और उसको वो लगा रहा है नॉट। अच्छा, ये उसे पता है क्या किया हुआ है, ये उसे बहुत ही यहाँ पे फजूल किस्म की लॉजिक यहाँ पे उसने लगाई है। उसे यहाँ पे किया हुआ है, वो यहाँ पे पहले चेक कर रहा है अगर तो आपका कैरेक्टर जो है ना, नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी आपके पास आ रहा है वो ए से कम है या जी से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कैरेक्टर ए से कम हो या जी से ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। लेकिन उसे यहाँ पे इसके साथ ना इसके बिल्कुल बाहर नॉट लगा दिया। तो वो कह रहा है अगर ऐसा नहीं हो रहा, वो कह रहा है अगर आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू ए से लेस जा रही है या नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू जी से ज़्यादा जा रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी स्ट्रिंग बना देनी है, बिकॉज वो एक वैलिड कैरेक्टर है। तो वो बेसिकली पता है यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, वो इन अदर वर्ड्स वो चेक कर रहा है क्या आपकी जो आपने जो कैरेक्टर निकाला है वो वैलिड कैरेक्टर है भी कि नहीं। तो इसमें आप ना बस यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो इफ़ नेक्स्ट कैरेक्टर, आपने वैलिडिटी चेक करनी है ना कैरेक्टर, यहाँ पे आप लिख दो इफ़ नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। यही वो चेक कर रहा है। वो यहाँ पे पहले कहता है कि अगर आपके पास, पहले वो कहता है एरर कंडीशन को आपको शो करता है, फिर एरर को नॉट कर देता है। एरर कंडीशन को जैसे ही नॉट करता है वो एक्सेप्टेड कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो वो कहता है अगर आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर लेस देन ए है या ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप अपनी कैरेक्टर जो है ना वो बना दो। तो आप इसको सिंपली ये कह दो अगर नेक्स्ट कैरेक्टर ए से बड़ा है या जी से कम है और इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये आपके पास स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आती है सबको? निहाल, मुस्तफ़ा, अलीना, हसीब, इज़ इट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो इसके अंदर तो बताओ, ठीक है। छोटा सा ओके। इसके बाद 2 कोड्स रह गए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं फ्री करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, जिम जा रहा था, कोई बात ठीक है। नहीं जाऊँगा। मैं बेसिकली ना 6 बजे सो गया था, तो वरना मैं जिम पहले ही हो गया था। ओके, नाइस। मेरा हो ही नहीं पा रहा आजकल, मैंने खुद भी छोड़ा हुआ है, हमें डर है सारा। आपका तो क्लास चल रहा है ना? हाँ, सारी 3 महीने की मेहनत ज़्यादा। अरे सर आप तो नेचुरल है, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो, छोटा हूँ मैं ज़्यादा? अच्छा, ये ना 8 नंबर का हमारे पास सवाल है। ये है अ प्रोसीजर काउंट वॉवल्स, और वो कह रहा है एक प्रोसीजर है आपके पास काउंट वॉवल्स which will be called with a string containing alphanumeric characters as its parameter. Count and output the number of the occurrences of each vowel in the string. Count and output the number of the occurrences of other alphabetic characters as a single total. This string may contain both the uppercase and the lowercase letters. तो ये जो चीज़ है ना, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपके पास अपर केस भी आ सकता है, लोअर केस भी आ सकता है, इसका ख्याल रखना है। अब वो कह रहे हैं ईच काउंट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द ग्लोबल 1D एरे। 4 काउंट ऑफ टाइप इंटीजर, द एरे विल कंटेन 6 एलिमेंट्स। यहाँ पे वो पता है क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने एक प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर का नाम क्या है? प्रोसीजर का नाम है काउंट वॉवल्स। काउंट वॉवल्स क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग वो लेगा और स्ट्रिंग के अंदर से वो देख रहा है कि उस स्ट्रिंग के अंदर से कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जो कि वॉवल्स हैं, और अगर कोई आपके पास ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो कि वॉवल है तो वो उसका वॉवल उसका काउंट वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन वो यहाँ पे पता है क्या कर रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है, इस चीज़ पे फोकस करो, वो कह रहा है आउटपुट द नंबर ऑफ द अकरेंसेस ऑफ ईच। यहाँ पे उसने ईच का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ईच का क्या मतलब है? ईच का मतलब है वो स्टोर करेगा कि कितनी दफ़ा ए अपेयर कर रहा है, कितनी दफ़ा ई अपेयर कर रहा है, कितनी दफ़ा आई अपेयर कर रहा है, कितनी दफ़ा ओ, कितनी दफ़ा यू, सेपरेटली स्टोर करेगा। वॉवल्स को खाली एक काउंट में नहीं स्टोर करना, लेकिन हाँ जो वॉवल्स के अलावा सारे कैरेक्टर्स है ना, वो कह रहा है कि वो एज अ सिंगल टोटल, उनको वो एज अ सिंगल टोटल क्रिएट कर रहा है। और वो यहाँ पे एक उसने यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, वो कह रहा है ईच काउंट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन यूनिक एलिमेंट ऑफ ग्लोबल 1D एरे जिसका नाम कैरेक्टर काउंट है ऑफ टाइप इंटीजर। इट विल कंटेन 6 एलिमेंट। यहाँ पे देखो वॉवल्स कितने हैं, 6 है, तो इसका मतलब जितने भी काउंट्स आ रहे हैं वो आपने इसमें स्टोर करना है। तो बेसिकली वो पता क्या है, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे वो दिखा देता हूँ शक्ल कि एग्जामिनर किस तरह कह रहा है। आपके पास लेट्स सपोज एक एरे है, ये क्या बन गया, ये आपके पास है लेट्स सपोज यहाँ पे एक एरे आ रही है, इसके अंदर आपके पास पहले आ रहा है ए, फिर आपके पास आ रहा है ए ई एंड देन आई ओ यू,
ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपके पास ना इस तरह करके ये एरे आ रही है और इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना उसके अंदर आपने इसका काउंट स्टोर करना है, एंड देन इसके अंदर आपने इसका काउंट स्टोर करना है, इसके अंदर आपने आई का काउंट स्टोर करना है, इसके अंदर आपने ओ का काउंट स्टोर करना है, इसके अंदर यू का काउंट स्टोर करना है। तो ये आपका 1D एरे है। तो ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। और बस आपने लोअर केस और अपर केस का ख्याल रखना है। आपने ये नहीं करना कि अगर आपके पास अपर केस में ए आ रहा है तो आप वो कह रहे हैं आपके पास जो स्ट्रिंग है ना वो अपर केस भी हो सकता है लोअर केस भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ए आ रहा है ना, ए भी तो वॉवल है, अगर कैपिटल ए है चाहे लोअर केस ए आए, ये नहीं करना कि अगर आपके पास खाली स्मॉल ए आ रहा है तो आप कह दो कि नहीं इसका काउंट बढ़ा दो ये वॉवल है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ए है तो आप कहो नहीं इसका काउंट मैंने नहीं बढ़ाना, तो ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। आपने उनको यूनिफॉर्म करना है। लोअर केस अपर केस एक ही बात है, और इसको एक ही बात कैसे बनाना है उसके पीछे एक प्रोसीजर होता है, छोटी सी एक लाइन होती है, मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक प्रोसीजर यहाँ पे लिखना है। तो प्रोसीजर की सबसे पहले सिंटेक्स लिख लो, प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे प्रोसीजर आ गया आपके पास, एंड देन यहाँ पर आपने लिख देना है काउंट वॉवल्स। तो यहाँ पर ना आपके पास आ जाएगा काउंट वॉवल्स। काउंट वॉवल्स का सबसे पहले आपके पास आ रहा है str। str की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो ये आइडेंटिफाई कर दो, स्ट्रिंग आ गया। एंड देन इसके अंदर आ रहा है, बल्कि यही पैरामीटर आ रहा है ना, हाँ यही है, तो यही है। और ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर से एक एक कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर से आपने निकालना है। अब एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर से कैसे निकालोगे, ये इसका भी एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है, बिकॉज आपके पास पता नहीं कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2, इसके अंदर आप बिल्ट इन फंक्शन लगाओ लेंथ का, LENGTH, और लेंथ के अंदर आप रखवा दो str। तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना फॉर लूप लगाओ। और आपने एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट अब कैसे करवाना है, दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर एक एक कैरेक्टर आपने एक्सट्रैक्ट करवाना ना तो आप मिड का यूज़ करोगे। मिड में मैंने आपको पहले हिंट दिया था कि मिड में अगर आपने एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाना तो जो थर्ड पैरामीटर होता है उसके अंदर आप 1 रखवा देते हो। तो यहाँ पे आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पे ना डिफरेंट इफ़ कंडीशंस आ रही हैं, अब मेरा दिल नहीं करेगा मैं बार बार इफ़ कंडीशन लगाऊँ। तो यहाँ पर आपने चेक करना है इफ़ कहाँ से हमने निकालना है, हमने चेक करना है, हाँ मिड में से चेक करना है। हमने चेक करना है इफ़ मिड, और मिड के अंदर आपने किस चीज़ में से डेटा निकालना है, str के अंदर से। और यहाँ पे आप लिख दोगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा x होती है स्टार्ट पोजीशन, और यहाँ पे आएगा 1 का मतलब है एक एक कैरेक्टर निकालना है मिड के थ्रू। और x की मतलब क्या है, x का मतलब ये किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, मतलब जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगा ना तो वो आपके, अगर लेट्स सपोज स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है कैट पड़ा हुआ है, इसके अंदर ना कैट पड़ा है, लेट्स सपोज कैट है। तो अगर कैट है ना तो सबसे पहले आपके पास x के अंदर 1 पड़ा हुआ तो वो c निकालेगा, फिर x के अंदर 2 आ जाएगा तो वो a निकालेगा, फिर x के अंदर 3 आ जाएगा तो वो 3 से 1 निकाल देगा, मतलब t निकाल देगा। तो इस तरह वो सेपरेट एलिमेंट से निकाल रहा है। तो आपने हमें चेक करना है इफ़ मिड str x1 इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है a आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको रखवा देना है। कहाँ रखवाना है आपने इसको रखवाना है एरे के अंदर रखवाना है। और एरे का नाम क्या था, एरे का नाम था कैरेक्टर काउंट। ये मैंने कोड में से पहले लिखवाया हुआ था आई थिंक। तो यहाँ पे आप रखवा दो कैरेक्टर काउंट, और कैरेक्टर काउंट के अंदर आपने किस पोजीशन में रखवाना है, 1th इंडेक्स में रखवाना है। और यहाँ पे आप लिख दो कैरेक्टर काउंट इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट +1, ठीक है। जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी है उसको +1 कर दो। फिर आप यहाँ पे चेक करो हसीब माइक बहुत बुरा आ रहा था। हाँ क्या कह रहे थे बताओ, लेफ़्ट या राइट, हाँ लेफ़्ट या राइट यूज़ कर सकते हो, बट मिड आई रिकमेंड, मिड इज़ द ईजिएस्ट। और मिड सिंगल कैरेक्टर स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिंगल कैरेक्टर जब भी स्टार्ट करवाना मिड यूज़ करोगे, लेफ़्ट राइट नहीं, लेफ़्ट राइट नहीं होगा यहाँ पे, नहीं हो सकता। केस वाली कमांड, हाँ केस वाली कमांड यूज़ करनी है हमने। अब मैंने ये बता रहा था ना कि आपके पास लोअर केस अपर केस एक ही बात है, तो आपने एक ही बात करने के लिए पता क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पे अपर केस भी आ रहा है ना, अपर केस को भी आप कहो नहीं आप लोअर केस हो, तो इस तरह यूनिफॉर्म कर दो। तो आप यहाँ पे लिख दो एल केस ही होता था ना, इसका सिंटेक्स मुझे बता दो, सिंटेक्स मैं भूला हूँ, मेरे ख्याल में एल केस होता था, अगर कुछ और है तो वो भी बता दो, आई थिंक एल केस होता था। तो यहाँ पे एल केस लिखना है, इस पूरे को एल केस में करो, तो ये चीज़ आपके पास जो है ना, ये आपके पास
कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका इससे होगा क्या, अगर आपके पास यहाँ पे मिड के अंदर से आपके पास कैपिटल ए आ रहा है ना, तो अब देखो कैपिटल ए को अगर आप स्मॉल ए से कंपेयर करवाओगे तो वो तो कंपैरिजन ही फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब आपने एल केस रखा है, अब अगर वहाँ पे स्मॉल ए आ रहा होगा तो स्मॉल ए का अगर वो एल केस लेगा तो आपके पास स्मॉल ए ही आएगा। अगर कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल ए का एल केस लेगा तो वो स्मॉल ए बन जाएगा और आपके पास ये जो स्मॉल ए का कंपैरिजन है उसके साथ ट्रू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्मॉल ए की जगह कंपैरिजन के बाद आपने लिखा था कैपिटल ए, तो फिर आप यहाँ पे एल केस की जगह यू केस लगाते, तो आपके पास जो केसेस हैं वो यूनिफॉर्म हो जानी थी। ठीक है, तो इस तरह करके जो सारी चीज़ें काम करी हैं। बाकी आपने क्या करना है, आपने एल सिफ करना है और ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपने रिपीट करनी है। अब आपने किस चीज़ के लिए रिपीट करनी है, आपने रिपीट करनी है बी के लिए, ए ई आई ओ यू के लिए आपने रिपीट करनी है सारी चीज़ें, एंड देन आपने वो जो सारी चीज़ें ना इस तरह करके रिपीट करनी है। इसका ना मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, मैं कोड आपको ना यहाँ पे करवा भी देता हूँ। आई थिंक हमने कहीं पे यहाँ पे इसका कोड किया हुआ है, मुझे याद पड़ता है कोई, हाँ एरेज वाली चीज़ में किया, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग में शायद किया हुआ है। इसका ना लंबा चौड़ा सा इसका कोड था और इस कोड के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस रेपिटेशन आपने करना है, बार बार चीज़ों को रिपीट करना है। तो बार बार चीज़ों को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, वो तो आप लोग कर लो आराम से। यहाँ पे कहीं होना चाहिए, आई थिंक नहीं है यहाँ पे, शायद यहाँ पे होगा। ये है शायद, नहीं ये भी नहीं, हाँ ये है, देखो इतना लंबा कोड बन गया। ये प्रोसीजर काउंट वॉल्स, इसी को ना मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको आप लोग ना खुद देख लेना, समझ आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपके पास ना यहाँ पे कोड है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली वही काउंट वोवल्स वाली यहाँ पे चीज़ है। ये मैंने ना बस थोड़ी सी यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस की हैं, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस कोड को ना समझा देता हूँ कि इसके अंदर हमने किया क्या। यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ एक चीज़ जो मैं यहाँ पे भूल गया था ना, जो मैंने पहले वाले कोड के अंदर लिखी थी, वो ये थी कि यहाँ पे ना यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 5 कैरेक्टर एक्स इक्वल्स टू 0। ये मैंने 1 to 5 क्यों लिखा है, 1 to 5 मैंने पता क्यों लिखा है, क्योंकि आपने काउंटिंग करनी है। जब भी आप काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तब आपने गार्बेज वैल्यू रिमूव करनी होती है, आपने एरे को भी इनिशियलाइज करना है। जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो ना, एरे के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ेगी, मतलब एरे के अंदर कोई नेगेटिव सी वैल्यू पड़ेगी, और नेगेटिव की वैल्यू को जब आप प्लस प्लस करोगे तो वो आपके पास सम जो होगी काउंटिंग की जो वैल्यू होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपनी एरे का जो हर एलिमेंट है उसको आपने 0 से असाइन कर देना है, इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। अब आपने क्या करना है, वही चीज़ आपने करनी है, फॉर एक्स इक्वल टू 1 to लेंथ एंट्री, यहाँ पे मैंने एस टी आर दिया था, यहाँ पे मैंने एंट्री नाम रख दिया। अब आपने करना है इफ़ एल केस मिड एंट्री x1 इक्वल्स टू ए, देन आपने ये कर देना है। एल्स आपने अगर आपके पास ई आ रहा है तो आपने 2 के अंदर रखवा देना है, आई आ रहा है तो आपने 3 के अंदर रखवा देना है, ओ आ रहा है तो 4 के अंदर रखवा देना है, यू आ रहा है तो इसके अंदर रखवा दो। अगर ये सब नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, अच्छा हाँ, अब एक आपके पास ना यहाँ पे कंडीशन आई थी कि आपने बाकी का जो काउंट है वो भी आपने काउंट करना है, बाकी के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी काउंट करना है। उसको आप यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन लगा के भी कर सकते थे फॉर लूप के अंदर, लेकिन मैंने एक ना इनोवेटिव थोड़ा सा यहाँ पे तरीका बताया था। मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगर आपने कैरेक्टर काउंट करना हो, ऐसे नंबर्स का आपने कैरेक्टर काउंट करना हो जो कि आपके पास नहीं आ रहे, तो आप पता क्या करो, आपके पास जितने भी वोवल का काउंट आया ना, वोवल के काउंट को सारों को प्लस करो और उसको टोटल लेंथ से माइनस कर लो। तो जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स थे ना एक सेंटेंस के अंदर या एक वर्ड के अंदर, टोटल कैरेक्टर्स जो थे, उस टोटल कैरेक्टर्स के अंदर से जितने वॉवल्स थे उनको माइनस कर दो, तो आपके पास वापस कितने रह जाएंगे, रैंडम अल्फ़ाबेट्स रह जाएंगे जो कि वॉवल्स नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे कैरेक्टर काउंट 6 के अंदर मैंने डायरेक्टली वो रखवा दिया एंड एंड प्रोसीजर कर दिया। अब आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आई सबको? ये मैंने ना यहाँ पे उन्होंने कहा था 6 एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें ना एक और आपके पास यहाँ पे ये चीज़ बननी थी जो कि मैंने नहीं बनाई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आएगा और इसके अंदर आपके पास कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो इसका भी जो है ना काउंट आपके पास यहाँ पर आएगा और वो आपने 6 पोजीशन के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि उसे कह के इट विल कंटेन 6 यूनिक एलिमेंट्स। तो सही है, ये चीज़ समझ आई सबको? एल के इसकी जगह बंदा ए या ए यूज़ कर ले। अच्छा हसीब कर सकते हो ए और ए यूज़, हाँ कर सकते हो इफ़, लेकिन वो ना कोड आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा लेंथी, और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कोड, बिकॉज आप लिखोगे इफ़ एल केस मेड एंट्री x1 इक्वल्स टू ए
और एल केस मिड एंट्री x1 इक्वल्स टू कैपिटल ए, दोबारा आप रेपिटेशन दे रहे तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो ये एक आसान तरीका होता है, इसको करना सीख लो, काम आएगा आगे जाके, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात से बच जाओगे। पढ़ सकती है अगर वो कभी कहते हैं ना कि केस सेंसिटिविटी आ रही है तो अक्सर पढ़ सकती है ज़रूरत। तो इसमें ये होता है कोड आपका ना बहुत लेंथी हो जाता है, तो कोड को टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, टाइम को मतलब वो नहीं लेना हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम के अंदर, स्पेशली P2 के अंदर सोचने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मली अगर कोड सोचने बैठो आप लोग कितने घंटे, आराम से घंटा लग जाता है, तो मतलब टाइम बहुत जल्दी रन करता है वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं होता, तो उसमें जल्दी आपको लिखना पड़ता है, जो चीज़ें आती हैं उनको लिख के फारिग करो, ठीक है। तो ये मुझे बताओ तसल्ली से सबको समझ आया कि नहीं आया? मुस्तफ़ा, रीना, हसीब, निहाल, क्लियर है, समझ आता है कोड के नहीं आता? निहाल बताओ ये समझ आया? ये मैंने थोड़ा सा वो किया, रश करवाया इस कोड को, तो अगर नहीं समझ आई कोई लाइन तो बताओ। कोई मसला हो इसमें बताओ। इसके नीचे वाली लाइन कौन सी वाली नीचे वाली लाइन? वो जो ये जो मैंने वोवल ये वाली थी, कैरेक्टर काउंट वाली, निहाल ये वाली लाइन? नहीं, इस लूप के अंदर जो है कैरेक्टर काउंट वगैरह इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट प्लस 1 वाली। अच्छा ये वाली चीज़। अच्छा इसमें हमने पता है क्या किया, हमने यहाँ पे देखा है ये वाली चीज़ समझ आ गई, एल केस और मिड, ये क्या कर रहा है बारी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाता है और एल केस क्या करता है उसको यूनिफॉर्म कर देता है। यहाँ तक समझ आती है ना? जी सर। ठीक है, तो ये जब आपने यहाँ पे एलिमेंट निकाल दिया ना, आप यहाँ पे कर रहे हो कैरेक्टर काउंट इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 1+1, मतलब आप काउंटिंग किस तरह करते हो? आपने काउंटिंग जब भी करनी हो, आपने यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया है काउंट के नाम से, और काउंट के अंदर आपने रखवा दिया है काउंट इक्वल्स टू 0 रखवाया, तो आप यहाँ पे कर रहे हो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। तो अगर आप ये करते हो तो आपके पास क्या होगा? अगर आप ये वाली स्टेटमेंट एक दफ़ा रन करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा? काउंट के अंदर पहले 0 पड़ा है, 0+1 क्या हो जाएगा? इसके अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा आपके पास क्या होगा? दोबारा जब ये कोड आपका चलेगा तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके पास आ जाएगा, दोबारा चलेगा तो काउंट के अंदर 1 आएगा, तो वो 1+1 करके यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अब वो दोबारा जब ये चलेगा तब इसके अंदर अब 2 लेटेस्ट वैल्यू होगी, तो वो 2+1 करेगा 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन काउंटिंग चलेगी। तो इसी तरह हमने क्या किया है, जैसे जैसे हमारे पास AEIOU आ रहे हैं ना, उनका भी हमने काउंट प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, हम उनको एरे के अंदर स्टोर करवाने, तो इसलिए मैंने काउंट इक्वल टू काउंट +1 की जगह मैंने लिख दिया कैरेक्टर काउंट, एरे का नाम, और एरे के साथ किस एरे की जगह में मैंने स्टोर करवाना वहाँ पे। अब आपका जो कोड था ना, उससे कहा था कि आपका जो एरे है ना वो स्टोर करेगा यूनिक एलिमेंट्स AEIOU, तो वो कह रहे हैं आपके एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं AEIOU, तो इसके अंदर आपने काउंट स्टोर करवाना। तो जो A का काउंट है वो आप पहले इंडेक्स में स्टोर कराओगे, E का काउंट सेकंड इंडेक्स में, I का काउंट थर्ड, O का 4, इसका 4, और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स रह जाएंगे उनका एज अ सिंगल टोटल आपने लास्ट वाली 6 पोजीशन पे करवाना है। तो मैंने A का काउंट मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर काउंट 1 इक्वल टू कैरेक्टर काउंट +1 पे कर दिया। और एल केस मिड एंट्री पता क्या कर रहा है, मेरे पास बारी कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करवा रहा है। मैंने बताया था अगर यहाँ पे एंट्री के अंदर लेट्स सपोज कैट आ रहा है, आपके पास कैट लिखा हुआ है एंट्री के अंदर, तो सबसे पहले जब x आपका चलेगा तो x कहाँ पे पॉइंट करेगा? x पॉइंट करेगा स्टार्ट पोजीशन पे, x के अंदर 1 है, तो ये जो सेकंड पैरामीटर होता है पॉइंट करता है स्टार्ट पोजीशन पे। अब वो स्टार्ट पोजीशन से कितने कैरेक्टर्स निकालेगा? 1 कैरेक्टर। तो यहाँ से स्टार्ट पोजीशन से 1 कैरेक्टर कितना हो गया आपके पास? पहली आइट्रेशन में यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा कैट, तो यहाँ पे कैट निकल गया, सीक स्टार्ट हो गया। अब जब दोबारा x का लूप चलेगा तब आपके पास जो कैट है, कैट में आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? A पर पॉइंट कर रहा होगा, बिकॉज अब x की वैल्यू 2 हो गई है, तो स्टार्ट पोजीशन A है, लेकिन स्टार्ट पोजीशन के बाद से कितने कैरेक्टर स्टार्ट करवाना, वो तो एक ही है, तो स्टार्ट पोजीशन A है, A से एक कैरेक्टर स्टार्ट करवाते, तो A से अगर एक कैरेक्टर स्टार्ट करवाते तो वो तो A ही है। फिर अगर आप दोबारा लूप चलता है तब अब उसकी स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाएगी? दोबारा आगे होगी, अब वो स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे आ रही होगी T पर, तो अब वो T से एक कैरेक्टर और एक्सट्रैक्ट करवाता है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बारी कैरेक्टर्स यहाँ पे जो है ना एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। बस यहाँ पे मसला हमारे पास ये आया था कि अगर हम A एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं ना, यहाँ पे कैपिटल A लेट सपोज आ रहा है, तो वो कैपिटल A को कंपेयर करेगा, इफ़ कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a, वो कहेगा ये तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, ये तो फॉल्स कंपैरिजन है। लेकिन कैपिटल A और स्मॉल a दोनों ही वॉवल्स हैं, तो हमने क्या किया, हमने एल केस लगा दिया यहाँ पे। मैंने कहा कि अगर मेरे पास कैपिटल A आता भी है ना, तो मैं उसके ऊपर एल केस लगा देता तो वो डायरेक्टली मेरे पास A बन जाएगा और A इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। और अगर लेट्स सपोज कैपिटल A नहीं आता, खाली A आता, तो A के ऊपर अगर एल केस लगाता हूँ तो वो मेरा A ही रहेगा, जो कि स्टिल यहाँ पे इसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो ये चीज़ें जो तीन ये मैंने की हैं यहाँ पे।
तो ये मुझे बताओ निहाल, अब ये चीज़ समझ आई है? इज़ इट क्रिस्टल क्लियर? कोई चीज़ इसमें जो हो वो ना अभी भी समझ आई हो तो बताओ। जी सर, गॉट सर। सर सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है? अच्छा, सिक्स्थ वैल्यू जो है ना वो हमने नीचे लगाई है। अच्छा, इसमें ना मैंने एक और लॉजिक आपको बताई थी कि इसमें आसान तरीका पता क्या हो सकता है? आप यहाँ पे करो, आप ये करो ना, इफ़ एल्स लगाए, तो जो आपके पास सिक्स्थ था ना उसके लिए भी आप इफ़ एल्स लगा लो। आप यहाँ पे जब आपने इफ़ लिखा ना तो इस इफ़ के बाद आप क्या कर सकते हैं, मैं ये ऑल्टरनेटिव कोड लिख देता हूँ, आप लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या कर सकते थे कि आप यहाँ पे लिखते हैं, यहीं से ना आप एंड इफ किए बगैर आप यहाँ पे लिखते एल्स, और आप यहाँ पे एल्स में क्या करते हैं, आप यहाँ पे करते कैरेक्टर काउंट 6 इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 6 + 1, ये कर लेते। तो ये सेम ही चीज़ थी, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ थी। जाहिर सी बात है, अगर ए नहीं आ रहा, आई नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, यू नहीं आ रहा, तो वो एल्स में रन कर जाएगा, और एल्स में आपके पास कैरेक्टर काउंट इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट का मतलब रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनका काउंट आपने 6 पोजीशन में रखवा लेना, नो मैटर व्हाट। तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लॉजिक बताई थी कि ये करने की बजाय आप क्या करो, आप एंडिंग में ही कैलकुलेट कर लो। ये मैंने एम ही करवाई थी, ठीक है, ये करना है वो करना है एक ही बात है, जो मर्जी होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कैरेक्टर काउंट 6, और इसके अंदर मैंने क्या किया, टोटल जो मेरे पास लेंथ आ रही है स्ट्रिंग की उसको मैंने माइनस करवा दी वोवल की लेंथ में। मतलब टोटल जो आपके पास लेंथ है ना, टोटल लेंथ को मैंने माइनस करवा लिया वोवल्स में से। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा नॉट वोवल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा। अगर मैं टोटल लेंथ में से वोवल्स का काउंट निकाला था, 1 + 2 + 3 + 4 है +5, इनमें क्या स्टोर था, AEIOU का काउंट है। तो सारे वोवल्स का काउंट मैं निकाल दूँ पूरी लेंथ में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट वोवल्स। तो नॉट वोवल्स में डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ। यहाँ पैसे कर लो, यहाँ पैसे कर लो, एक ही बात है। तो अब बताओ, ये चीज़ समझ आती है? इज इट क्लियर? जी सर, आगे। ठीक है, तो इस तरह बस हमने करना है। अब मेरे ख्याल में एक यहाँ पे कोड रह गया। अब मैं ना आप लोगों को चाहता हूँ कि ये वाला कोड आप लोग शायद, अच्छा मैं ना एक मर्ज सॉर्ट वाला कोड आप लोग करवाना चाह रहा था, बट चलो खैर बाद में देखेंगे हम उसे। अच्छा, फाइल हैंडलिंग यहाँ पे की हुई है ना सबने? निहाल वीडियोस देख ली थी फाइल हैंडलिंग की? सर वो स्टार्ट नहीं किया। ओके चलो, वैसे इतना ना उसमें कोई वो नहीं है, आज समझ लो थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ आती है कि थोड़ा बहुत मसला स्टिल रहेगा, लेकिन वो फिर हसीब वो देखो ना, वीडियो जाके देखो जो अपलोडेड है, और इसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चंस देखो जाके। क्वेश्चन जो थे ना उनसे लॉजिक, मेरे ख्याल में मैंने कोई बनाई थी पास्ट पेपर्स की इसकी वीडियो, वो देख लो। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपके पास एक प्रोसीजर आ रहा है। इस प्रोसीजर में वो क्या कह रहे हैं, आप प्रोसीजर फॉर्मेट नेम, अच्छा एक क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी शायद, वेट। अच्छा चलो, अब वो कह रहा है प्रोसीजर फॉर्मेट नेम इज़ कॉल्ड विद एक प्रोसीजर है फॉर्मेट नेम के नाम से, is called with a string containing words and space as its parameter. In this context, a word is any sequence of the characters that does not contain a space character. ठीक है, एक word ऐसा sequence of characters है that does not contain a space character. तो अगर उसके अंदर space character नहीं है ना, तो वो हमारे पास एक sequence of characters है that does not contain a. अच्छा, creates a new formatted string from the string with the following requirements. Any leading space is removed. Any trailing space is removed. Trailing space मतलब spaces after the last word. Any multiple spaces between the words converted to a single space. All the characters converted to lowercase. The format name procedure has been written in programming language and is to be tested using the black box method. Ignore what's black box. Give it बल्कि ये पता होना चाहिए black box क्या होता है. Give a test string that could be used to show that all the 4 formatting requirements have been applied correctly. वो कह रहा है एक हमें test strings दो जो कि चेक करेगा कि क्या सारी की सारी हमारे पास
फॉर्मेटिंग जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई हुई है कि नहीं, तो इसमें आपने गंदी से गंदी उसको स्ट्रिंग देनी है ताकि उस स्ट्रिंग के अंदर वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ कंप्लीट कर सके और आपको आउटपुट आ सके। आपने अपनी लूडो गेम खेलनी है, आपने एक लूडो गेम बनाई है या आपने अपनी एक C++ में आपने गेम बनाई है, शूटिंग गेम बनाई है। तो आपने अगर एक शूटिंग गेम बनाई है तो आप क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे क्या आपका बंदा भाग रहा है, क्या आपका बंदा पीछे जा रहा है, क्या आपका बंदा आगे जा रहा है, क्या आपका बंदा लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, क्या वो शूट कर रहा है, क्या वो रीलोड कर रहा है, ये सारी पॉसिबिलिटी चेक करोगे। तो ये जो सारी फंक्शनैलिटी आपने चेक करना है, ऐसा उसको डेटा आपने देना है, ऐसी इनपुट आपने देनी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप जब गेम खेलते हो आप पंगे ले रहे होते हो, आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, चेक कर रहे हो कि गेम सही बनी हुई है कि नहीं। तो ये टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे टेस्टिंग आपने ख़राब से ख़राब देनी है ताकि सारी चीज़ों को एक्यूरेटली चेक कर सके। तो लीडिंग स्पेसेस क्या है? लीडिंग स्पेसेस आपके पास होगी ए, आपके पास ए अज्यूम करो यहाँ पे ना आपके पास लीडिंग स्पेसेस आ रही है। मैंने इसको इस तरह अच्छा वो कह रहा है यूज़ दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट दिस, तो इसमें तो आसान कर दिया उसने हमारे लिए काम। तो ये करके लीडिंग स्पेस, दो स्पेसेस आ रही हैं, एक भी स्पेस हो सकती है। और इसके बाद आप कह लो एनी ट्रेलिंग स्पेसेस, एक स्पेस तो आएगी एक वर्ड के बाद, लेकिन अगर दो स्पेसेस आ गई तो फिर मसला है। हाँ इसमें जो है ना, इसमें आपका ना यहाँ पर एक स्पेस रिमूव हो सकती है, इसमें कोई भी स्पेस पहले अनएक्सेप्टेबल है। एनी मल्टीपल स्पेस बिटवीन द वर्ड्स कन्वर्टेड टू सिंगल स्पेस, ऑल कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू लोअर केस। तो यहाँ पे ए आ रहा है एंड देन आपके पास आ रहा है अ बॉल, अ मैच, ठीक है। और अब इसको वो अपर केस को वो लोअर केस में भी कर देगा। एनी मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स कन्वर्टेड टू सिंगल स्पेस, एनी ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब एक वर्ड के बाद भी ट्रेलिंग स्पेस आ रही है। तो ये आपके पास एक अप्रोप्रिएट सिंगल, देखो 3 नंबर उसने दे दिए, मुफ्त तरीन क्वेश्चन। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा एक मिनट, अच्छा अलीना इसमें हमने किया क्या है कि वो कह रहे हैं कि ना आपने सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है ना वो आपने टेस्ट करनी है। तो आपने उनको ना एक ऐसा टेस्टिंग दे दिया जिसके अंदर आप सारी फंक्शनैलिटीज़ टेस्ट करें। वो कह रहे हैं आपका कोड क्या करता है, लीडिंग स्पेसेस रिमूव करता है। तो आपने एक ऐसा इनपुट दे दिया जिसके अंदर लीडिंग स्पेस आ रही है। फिर वो कह रहे हैं एक आपका कोड क्या करता है, एनी ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करता है। तो आपने एक ऐसा कोड दे दिया जिसके अंदर एक ट्रेलिंग स्पेस आ रही है, एंड में स्पेस आ रही है। और वो कह रहा है आपका कोड क्या करता है, एनी मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स उनको रिमूव करता है और उनको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करता है। तो आपने वर्ड्स के मैंने 2 स्पेस दे दी। और वो कह रहा है सारे कैरेक्टर्स लोअर केस करता है। क्या है ये स्पेसेस हैं? उन्होंने कहा ये आपके पास इसको ना फॉर्मेटिंग कर रहा है। वो कह रहा है अगर आपके पास गंदे तरीके से आपने कोड लिखा है ना तो उसको वो फॉर्मेट करके दे देगा इसको, ठीक है। अभी इसका ना नीचे जाके थोड़ा सा और कोड बेहतर हो जाएगा, यहाँ पे समझ आ जाएगी बेहतर। बी पार्ट में देखो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेट नेम प्रोसीजर शुड, तो क्या मतलब पहले नहीं समझ आई थी, पहले एम ही लगे हुए थे। हाँ द फॉर्मेट procedure should assign a value to the global variable f string. There is a fault in the program which means that the assignment does not always take place. Explain 2 ways of exposing this fault. अच्छा अब मेरी भी थोड़ी सी ना बस हो रही है बस। The format name procedure should assign a value to the global variable f string. एक global variable है f string, उस पे ना वो एक value assign कर रहा है, ठीक है। There is a fault in the program which means that the assignment does not always take place. Explain 2 ways of exposing this fault. तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, बताओ क्या हो सकता है? अभी 2 कोड्स हो रहे हैं यहाँ पे। आपने अगर करना हो ना आप ड्राई रन कर सकते हो अपने कोड को। तो यहाँ पे लिख लो यू कैन डू ड्राई रन एंड देन सेकंड में आप लिख सकते हो try out different test values. Try out different test values, ठीक है। तो different test values जो हैं वो आप try out कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो और इससे आपकी कोडिंग हो जाएगी सही। अब अच्छा एक और यहाँ पे सवाल आ रहा है, लास्ट सवाल है, कोडिंग के 2 पार्ट्स हैं, होपफुली जल्दी हो जाए बस।
word at least contains at least one word. ओके अच्छा, ये थोड़ा सा ना समझने वाला कोड है. अच्छा, यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि राइट अ प्रोसीजर फॉर द मॉड्यूल इग्नोर वर्ड्स. अब यहाँ पे देखो वो करके रहा है. अ प्रोग्राम इज नीडेड टू टेक अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ फुल नेम एंड टू प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ इनिशियल्स. सम वर्ड्स इन द फुल नेम विल बी इग्नोर. फॉर एग्जांपल दी स्टॉप वर्ड जो है ना, नॉइज वर्ड्स हो गए, स्टॉप वर्ड्स हो गए, इनको भी इग्नोर कर रहा है. ईच लेटर ऑफ द न्यू स्ट्रिंग मस्ट बी अपर केस. यहाँ पे उसने पता नहीं क्या कहा हुआ है. अब अच्छा ठीक है, नेवर माइंड. वो कह रहा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. अगर आप पैरामीटर भेज रहे हो तो उसको कन्वर्ट कर देगा आईडी में. अगर आप आस्की भेज रहे हो तो उसको कन्वर्ट कर देगा आस्की. मतलब डी को उसने इग्नोर मारा है, अमेरिकन को उसने ए लिख दिया है, स्टैंडर्ड को उसने एस लिख दिया, कोड को उसने सी लिख दिया, फॉर को उसने इग्नोर मारा है, इन्फॉर्मेशन को उसने लिख दिया, इंटरचेंज को उसने दोबारा से लिख दिया. तो बेसिकली आप यहाँ पे गेट कर सकते हो कि जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनको वो इग्नोर नहीं कर रहा. ठीक है. अब वो कह रही थी प्रोग्रामर हैज़ डिसाइडेड the programmers decided to use the following global variables: a 10 element 1D array ignore list of type string to store the ignore words. तो वो कह रहा है एक प्रोग्रामर जो है वो डिसाइड करता है कि वो 1D array बनाता है इग्नोर लिस्ट के नाम से. उसके अंदर वो वाले वर्ड स्टोर करेगा जिनके अंदर हमारे पास आ रहे हों जो इग्नोर हो रहे हैं. ठीक है. अब वो कह रहा है a string fn string stores the full name string. Assume that each alphabetic character in the full name string may either be uppercase or in lowercase. तो वो कह रहे हैं हर जो alphabetic character है ना फुल नेम के अंदर, वो यहाँ तो uppercase हो सकता है, यहाँ तो लोअर केस हो सकता है. और वो कह रहे थे फुल नेम स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्ड. तो फुल नेम स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट वन वर्ड है. और वो कह रहे हैं कैरेक्टर्स जो हो सकते हैं उसके अंदर अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं. हमने क्या लिखना है, सूडो कोड फॉर इग्नोर वर्ड. तो इग्नोर वर्ड की यहाँ पे देखो, इग्नोर वर्ड की डिस्क्रिप्शन पढ़ो. वो कह रहे हैं कॉल विद द पैरामीटर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड, searches for the word in the ignore list array, returns true if the word is found, otherwise ignores false. तो ये तो मतलब क्या, बच्चों वाला कोड है. ये आप लोग खुद कर लेना चाहिए. इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग यहाँ पे लिखोगे रिटर्न कर ना. रिटर्न अगर कोई चीज़ करता है ना तो उसको आप हमेशा क्या कहते हो, फंक्शन. एनीथिंग दैट रिटर्न्स इज़ अ फंक्शन. तो यहाँ पे आप लिख दो फंक्शन इग्नोर वर्ड. इसके अंदर यहाँ पे क्या जा रही है, str आप कह लो. str को आप यहाँ पे दे दो पैरामीटर स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप लिख दो ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न्स बूलियन. तो बूलियन जो वैल्यू है ना वो ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है. और वो कह रहा है सर्चेस फॉर द वर्ड इन द इग्नोर लिस्ट एरे. तो वो इग्नोर लिस्ट एरे के अंदर जो भी वर्ड आ रहा है ना उसको सर्च भी कर रहा है. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अच्छा इग्नोर लिस्ट के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप पता करो फॉर लूप लगाओ, 10 एलिमेंट्स हैं. आप यहाँ पे करो 1 2 10, और यहाँ पे आप चेक करो इफ़ str रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड. str जो है ना ये वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे आप करो इफ़ वर्ड इक्वल्स टू इग्नोर लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, देन हमने ट्रू रिटर्न कर देना. तो अगर वो इग्नोर लिस्ट के अंदर पड़ा है तो आप क्या कर दो भाई साहब, रिटर्न कर दो ट्रू इफ़ द वर्ड इज़ फाउंड. तो द वर्ड इज़ फाउंड जस्ट रिटर्न ट्रू. और जैसे ही आपकी रिटर्न फंक्शन चलती है ना, बाय द वे जब भी आपकी रिटर्न फंक्शन चलती है, फंक्शन के अंदर जैसे रिटर्न चलती है आपका कोड ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है. नो मैटर आपने रिटर्न से नीचे आपने 1000 लाइनों का भी बेशक अगर कोड लिखा हुआ है ना, तो जैसे ही रिटर्न होगा आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, और पीछे आगे पीछे जो 1000 लाइनें वर्ड लिखे हैं दे वोंट मैटर, नीचे वाली लाइन्स रन ही नहीं होगी. तो यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न ट्रू, और यहाँ पे आप कर दो एंड इफ. अब कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास पूरा आपने लूप सर्च कर लिया है और आपका कभी भी रिटर्न वाली चीज़ आपकी चली नहीं है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो सही सलामत, तो इसका मतलब है आपके पास ये वाली चीज़ कभी चली नहीं. और इसका क्या मतलब है, वर्ड आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे चुप करके रिटर्न करवा दो फॉल्स. आप इस स्टेटमेंट तक आओगे ही तभी अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट नहीं चली. अगर ये वाली स्टेटमेंट चल गई है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, और जो भी कोड नीचे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, उसको उससे गर्ज ही नहीं है. जैसे ही रिटर्न होगा उसका मकसद पूरा हो जाएगा और आपका जो फंक्शन है वो घर चला जाएगा. ठीक है, तो वो सबको छोड़ के घर चला जाएगा. तो ये आपका फंक्शन है. यहाँ पर आप लिख दो एंड पे एंड फंक्शन. तो ये मुझे जल्दी से बताओ ये चीज़ सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई.
ठीक है। और ये था हमारे पास 5 नंबर का सवाल। अब वो एक और मॉड्यूल कह रहा है, मॉड्यूल लिखो आप गेट इनिशियल्स के लिए, और इसके अंदर प्रॉबेबली पता क्या हो रहा होगा, प्रॉबेबली इसके अंदर ना आपके पास ये वाला जो हमने कोड लिखा है ये कॉल हो रहा होगा। तो देखते हैं गेट इनिशियल्स में वो क्या कर रहा है। वो कह रहा है गेट इनिशियल प्रोसेसेस द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स processes the sequence of the words in the full name one word at a time। तो sequence of the words हमने process करना है one word at a time। calls get start, get word, ignore word to process each word to form a new string। output दी। तो वो कह रहा है get start क्या करता है, get start क्या करता है हम देख लेते हैं। get start के अंदर अगर हम 3 करते हैं ना तो वो रिटर्न करता है 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे वो थर्ड वर्ड का स्टार्टिंग एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। मतलब देखो गेट स्टार्ट क्या कर रहा है, जो जितने भी आपके पास जो भी आपने वर्ड नंबर भेजा ना उसकी स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न कर रहा है। आपने थर्ड वर्ड कौन सा है, कोल्ड है, तो कोल्ड की स्टार्टिंग पोजीशन 9 उसने यहाँ पे भेज दी है, ठीक है, ये कर रहा है। और गेट वर्ड क्या कर रहा है, गेट वर्ड क्या कर रहा है कि अगर आप 9 यहाँ पे रिटर्न करते तो वो रिटर्न कर देता कोल्ड। तो इसका मतलब है कि कॉल्ड विद द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड, और उसका वो सारा का सारा क्या करता है, डेटा निकाल देता है। यहाँ पे पता है क्या कर रहा है, ये जो गेट स्टार्ट और गेट वर्ड है ना ये हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं। गेट स्टार्ट क्या करता है, गौर से समझना, गेट स्टार्ट क्या करता है, जौन सा भी वर्ड नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे उस वर्ड नंबर की स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न करता है। और गेट वर्ड क्या करता है, जो स्टार्टिंग पोजीशन गेट स्टार्ट ने फाइंड की है वो अपने अंदर डालता है, और उस स्टार्टिंग पोजीशन से उस स्पेसिफिक वर्ड का पूरा जो वर्ड है वो निकाल के आपको फेंक देता है भाई। तो ये क्या कर रहा है, आपने थर्ड यहाँ पे पुट किया तो थर्ड वर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन इससे रिटर्न करवा दी, इससे थर्ड पोजीशन की स्टार्टिंग पोजीशन ली, और थर्ड पोजीशन की स्टार्टिंग पोजीशन यूज़ करके थर्ड पोजीशन पूरा इसने रिटर्न कर दिया। तो ये यहाँ पे चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ समझ आ गई, इग्नोर वर्ड हमने कर लिया हुआ है। सब मुझे बताओ ये चीज़ समझ आ रही है, बिकॉज वरना कोड नहीं समझ आने वाला नीचे वाला। निहाल, हसीब, अलीना जल्दी कन्फर्म करो, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आपने क्या करना है, वो कह रहा है कॉल गेट स्टार्ट गेट वर्ड एंड इग्नोर वर्ड टू प्रोसेस ईच वर्ड टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग, आउटपुट द न्यू स्ट्रिंग। अब हमने ना इनिशियल्स यहाँ पे बनाने हैं। इनिशियल्स अगर हम यहाँ पे, अच्छा इनिशियल हमने बनाने, गेट इनिशियल्स टू प्रोसेस द ईच वर्ड टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग। और न्यू स्ट्रिंग हमने किस तरह बनाने वाला, न्यू स्ट्रिंग हमने मतलब ये लेना है और इसको हमने आईडी में कन्वर्ट कर। तो थोड़ा सोचो, पहले सबसे पहले आपने ये लिया, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे ना ये डिफ़िकल्ट कोड है, गौर से समझना। मेरी इस वक्त ना बस होगी इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ। आपके पास ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ रहा है, उसको आपने आईडी के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने गेट इनिशियल प्रोसीजर से आप कैसे करोगे, थोड़ा सोचो दिमाग लगा के। सबसे पहले आप पता है क्या करोगे, आपके पास जो गेट स्टार्ट था ना, गेट स्टार्ट के अंदर आप भेजोगे 1 अगर भेजोगे तो वो इंटीग्रेटेड की स्टार्ट पोजीशन आपको भेजेगा, और इंटीग्रेटेड की स्टार्ट पोजीशन फिर आप कहाँ पे भेज दो, आपने इसको भेजा गेट स्टार्ट के अंदर 1 रख के, और इसने रिटर्न करके इसको भेज दिया गेट वर्ड के अंदर, और गेट वर्ड से आपके पास क्या चीज़ रिटर्न हो गया, इंटीग्रेटेड रिटर्न हो गया आपके पास। अब जैसे ही आपके पास इंटीग्रेटेड आएगा आपने क्या करना है, उसका कैपिटल जो लेटर है वो एक्सट्रैक्ट करवाना है और वो एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा लेना है, ठीक है, कर लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने अब गेट स्ट्रिंग के अंदर आपने भेजना है 2, गेट स्ट्रिंग के अंदर 2 भेजोगे, वो डेवलपमेंट का पहला इंडेक्स भेजेगा। स्टार्ट पोजीशन जो डेवलपमेंट की होगी वो आपने दोबारा भेजनी है गेट वर्ड के अंदर। गेट वर्ड आपको सेपरेट आउट करके डेवलपमेंट रिटर्न कर देगा। अब जैसे ही सेपरेट आउट करके डेवलपमेंट आपके पास आएगा, आपने इसके अंदर से पहला लेटर निकालना है और उसको इसके साथ आई के साथ अटैच करना है, तो आपके पास अब ID बन जाएगा। फिर आपने सेम चीज़ आपने इसके साथ करनी है, ये हो जाएगी 3 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा गेट वर्ड। तो यहाँ पे अगर आप करोगे आपके पास इन्वायरमेंट सेपरेट होकर आ जाएगा, इन्वायरमेंट में से पहला कैरेक्टर निकालो उसको ID के साथ अटैच करो तो आपके पास कम्प्लीटली आ जाएगा ID। तो ये कंसेप्चुअली ये चीज़ समझ आइए सबको, निहाल, हसीब, अलीना, इज़ इट क्लियर। अब बस इसका कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे गेट इनिशियल्स में आपने क्या करना है, अलीना मैं इसको ना दोबारा समझाता हूँ। गेट इनिशियल्स में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आपके पास जो ये था क्या, आउटपुट कर रहा है ना, रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो प्रोसीजर, और यहाँ पर ना आपके पास आ जाएगा गेट इनिशियल्स।
ठीक है। गेट इनिशियल्स के अंदर आपके पास क्या करना है, कुछ पैरामीटर जा रहा है, पैरामीटर के जा रहा है, पैरामीटर तो कुछ भी नहीं जा रहा, बल्कि जाना चाहिए पैरामीटर, एक स्ट्रिंग तो जानी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे होगा इनपुट, इनपुट पैरामीटर हो गया, इसको आप कह लो स्ट्रिंग। ये आपके पास ना इनपुट के अंदर लेट्स सपोज एज्यूम करो आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये चीज़ कर दी। अब आपने ना यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप कैसे लगाओगे, फॉर एक्स, अब जितने आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं ना उतना आपने फॉर लूप लगाना है। तो अगर इसको आप देखो, ये तो बड़ा मुश्किल कोड हो जाएगा इसमें। गेट वर्ड, इग्नोर वर्ड, गेट स्टार्ट, मैंने पहले फर्स्ट भेजना है, मैंने भेजना है यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था 1 भेजना, 2 भेजना, 3 भेजना गेट स्टार्ट के अंदर। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 1 से लेकर 3 तक चलाना है, दैट्स द इशू। कैसे रिजॉल्व हो सकता है अगर मैं यहाँ पे किसी रैंडम वैल्यू का भेज दूँ फिर। गेट स्टार्ट ये आपका, अगर आप 1 पुट करोगे, गेट स्टार्ट 1 पुट करोगे तो ये ए वाली पोजीशन पे जाएगा जहां पे ये यूज हुआ है। पहली वाली पोजीशन बताएगा मैं गेट स्टार्ट, तो पहले वर्ड का। हाँ, तो आपने गेट स्टार्ट 1 करके पहला वर्ड कैसे निकाला इनिशियल? हमने पहला गेट स्टार्ट करके हमने स्टार्टिंग पोजीशन निकाली, स्टार्टिंग पोजीशन हमने गेट वर्ड में भेजी, गेट वर्ड ने स्टार्टिंग पोजीशन लेके वर्ड भेज दिया वो वाला। अच्छा, ठीक है। सारा पेपर इतना सारी मुश्किल सवाल नहीं आती। कितने मार्क है ये है 8 नंबर का, 8 मार्क का। यार इसमें लॉजिक तो बन गया बट नंबर निकालने के लिए हमें बहुत जहरीला कोड लिखना पड़ेगा, कोई आसान होगा इसका हल। मार्किंग स्कीम देखना इसकी कैसी है मेरे ख्याल से। वो भी अपना ही लगा होता है मार्किंग स्कीम में। if index is less than equals यार हमारे पास डिक्लेयर न्यू स्ट्रिंग नेक्स्ट वर्ड दिस वर्ड नंबर इंडेक्स, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। रिटर्न द कैरेक्टर स्टार्ट पोजीशन ऑफ दैट और रिटर्न्स इफ दैट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पे ओ भेज दूँ फिर क्या होगा, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द वर्ड्स called with an integer parameter as it representing the number of a word in an array called with the position of a get initials, process sequence of the words in a full name one word at a time, returns it to the word is found, otherwise return false, ignore list array। Each alphabetic character may be uppercase. The full string contains at least one word। या तो ये हो सकता है कि इसको तब तक कंटिन्यू करो जब तक आपके पास यहाँ पे -1 ना आ जाए। अगर -1 नहीं आ रहा तो आई थिंक इट्स फाइन, कर सकते हैं शायद कंटिन्यू।
find the result. Called with an integer as its parameter representing the number of a word. Number of a word. अच्छा बल्कि ठीक है ना, ठीक है, इसमें हमें कोई मसला नहीं आएगा. दिस इज़ वेरी इजी. हम तब तक इसको कंटिन्यू करें जब तक हमारे पास -1 है. 1 2 3 करते रहो. आप यहाँ पे वाइल लूप लगा लो. इसकी जगह ना आप यहाँ पे करो रिपीट तब तक करो. और यहाँ पे बल्कि आप ना यहाँ पे ये कर लो. हाँ रिपीट ही कर लो. बल्कि रिपीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो भी x की वैल्यू वो आपने यहाँ पे भेजनी है. x की वैल्यू के अंदर आप यहाँ पे कह लो x इक्वल्स टू x + 1. ठीक है, ये चीज़ होगी. एंड देन इसके अंदर आपने भेज देना है गेट. आप यहाँ पे भेजो इंडेक्स के अंदर आप भेजो यहाँ पे गेट स्टार्ट. और गेट स्टार्ट के अंदर आप रखवा दो x की वैल्यू पहले वर्ड के अंदर. और आप यहाँ पे चेक करो इफ़ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू -1. देन आपने क्या करना है, देन आपने इसको गेट वर्ड में भी भेजना है. देन आपने यहाँ पे करना है गेट वर्ड में. और देन आप यहाँ पे करो वर्ड इक्वल्स टू गेट वर्ड. और जो भी यहाँ से इंडेक्स रिटर्न हुआ है उसको यहाँ पे भेज दो. तो इसके अंदर वर्ड आ जाएगा. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने वर्ड को रिजल्ट के अंदर रखवा भी नहीं है. तो यहाँ पे आपके पास आएगा रिजल्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट एंड वर्ड. रखवा ली ये चीज़ इसके अंदर. और यहाँ पे अब आप कर दो एंड इफ भी कर दो. और इसके बाद तो और कुछ नहीं ना होना है, इसके बाद बस यही है रिजल्ट. तो ये चीज़ कर ली. और यहाँ पे लिख दो until index is not equal to -1. आप इसको कंटिन्यू करते रहो. और बल्कि एक और भी चीज़ थी हमने यहाँ पे करना है कि अगर तो हमारे पास इग्नोर लिस्ट वाले जो वर्ड्स हैं ना वो हमने इग्नोर करने हैं. क्या पता हमारे पास यहाँ पे दी आ रहा हो, अगर फॉर आ रहा है तो उसको हमने एफ करके यहाँ पे नहीं लिख देना. ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गलती की है, उसको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या यहाँ पे किया. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दोबारा से मैंने इफ़ कंडीशन लगानी है. और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ करके मैंने चेक करना है इफ़ इग्नोर लिस्ट के अंदर मैंने भेजना. और इग्नोर लिस्ट के अंदर मेरे पास आएगा वर्ड. इफ़ इग्नोर लिस्ट के अंदर क्या पैरामीटर जाता था, इग्नोर लिस्ट के अंदर जाता था वर्ड. मैंने इग्नोर लिस्ट के अंदर वर्ड भेजना और भेजना क्या वो इसके अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता. और अगर वो इग्नोर लिस्ट के अंदर मेरे पास आ रहा है फॉल्स रिटर्न आ रहा है, देन मैंने इसको क्या करना है, देन मैंने इसको ना अपनी इसके अंदर रखवा लेना. लेकिन इसके अंदर भी मैंने एक तमीज़ से करके रखवाना है, मैंने अपर केस करके रखवाना है. और मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने इसके अंदर से ना सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाना है. राइट, डू यू रिमेंबर दैट. तो उस तरह करके आपने इसको कर लेना. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मिड के अंदर आएगा आपके पास वर्ड. एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन जो भी इसकी होगी. स्टार्टिंग पोजीशन आपके लो 1 हो जाएगी. एंड देन इसकी भी पोजीशन 1 हो जाएगी. एंड इसके अंदर आप रखवा लो अपर केस करके आएगा ना. तो यहाँ पे आप कर लो यू केस. वैसे यू केस लगाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, लेकिन चलो ऐसे कर लो. ठीक है, तो ये आपका कोड होगा. बाकी इस कोड को थोड़ा सा जाके खुद भी घर में जाके स्टडी करना और करने की कोशिश करना. जितने भी हमने कोड्स किए हैं दे वुड बी यूजलेस इफ़ यू डोंट अटेम्प्ट इट फॉर योरसेल्फ. तो रीड द क्वेश्चन अटेम्प्ट दोस. और फिर अगर ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग आल अपलोड. ठीक है, अब आप जा सकते हो. अल्लाह हाफ़िज़. फाइल भेजना आपके. ओके, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ.